Namaskar, parents. I hope all of you are doing well. It's 3:59 और within a minute हम हमारा आज का वेबिनार स्टार्ट करने जा रहे हैं. So before that, I would like to welcome all of you. So how are you all? Can I know in chat box कि आप सब लोग कैसे हैं? I can see Sunil sir की वीडियो ऑन है. Welcome sir to the webinar. नमस्कार. Good evening sir. Namaskar all is very well over here at our end. Good to know sir कि सब कुछ अच्छा है. I can see Shakuntala ma'am's video on as well. So namaskar, I can see two people sitting over there. नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? आपकी अनफॉर्चुनेटली आवाज अभी मुझे नहीं आ रही है. वेरी सून वी विल अलाउ ऑल ऑफ यू टू स्पीक. हम आप लोगों की भी आवाज सुनेंगे बहुत जल्दी. सो हम आज का वेबिनार स्टार्ट करने वाले हैं. और आज का वेबिनार स्टार्ट करने के लिए मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन स्कूल के बारे में. तो कैन आई हैव दैट स्लाइड प्लीज? So Euro International School welcomes you all once again, and as you all of know, that Euro International School is the first futuristic school that presents a new way of learning to prepare your kids for tomorrow. Because जो आने वाला टाइम है उसमें हम वही सेम बुक्स हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं जो हमने इतने सालों पहले पढ़ी हैं. बिकॉज टाइम चेंज हो चुका है, जरूरतें चेंज हो चुकी हैं, और उसी के साथ में जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, जो जॉब नीड्स हैं, वो सारी चेंज हो चुकी है. सो लेट्स प्रिपेयर एंड कम टुगेदर, join our hands, collaborate and prepare our kids for future. So Euro International School has taken this step with keeping their mission and vision in their eyes. So the mission is to nurture every individual and celebrate their uniqueness, because we believe that every individual is different from the other. हम सबको पता है कि हम सब में अलग अलग खूबियां हैं, और वो जो खूबियां हैं वो किसी दूसरे से मैच होने वाली है नहीं. तो क्यों ना हम इस यूनिकनेस को, इस इंडिविजुअलिटी को निखारें और हम बेहतर और कॉन्शियस इंडिविजुअल के रूप में ग्रो करें. We prepare children to get them conscious, to get them intellectually capable, to get them imaginatively creative and socially transformative leaders. And that would help our society to become a better version. And this is all possible because our director, Mr. Shivram, who is the founder and chairman of Euro International School, has kept this vision in his mind. और हमेशा वो ये try करते हैं कि to add something to the society, to give some value. So we really are thankful for this mission and vision. And because of him, he had this, vision is his mind कि क्यों ना हम पेरेंटिंग को घर घर तक लेके जाएं और हम सबको ये इजीली एक्सेसिबल करवा पाए, ताकि जो चाइल्डहुड ट्रॉमा या जो प्रॉब्लम्स पेरेंटिंग की बाकी लोग फेस कर रहे हैं वो एटलीस्ट कुछ परसेंट के लोग तो ना करें, और उससे कुछ ना कुछ दे गेट सम इनसाइट. सो दिस इज व्हाई वी आर हैविंग आवर वेबिनार सीरीज जो कि सक्सेसफुली रन होती आ रही है. सो मूविंग फॉरवर्ड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ शॉर्ट मेडिटेशन. हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे. हम सब लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में, हम उनको अक्नॉलेज करें, हम उनको समझे और उन थॉट्स को बोले कि वी अक्नॉलेज यू, बट वी वांट आई वांट यू टू स्टॉप हियर, ताकि मैं आराम से ये मेडिटेशन ले सकूं. तो जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं उनको अक्नॉलेज करें, उनको समझें, और उनको समझने के बाद आप
कोशिश कीजिए कि जो आप प्रेजेंट मोमेंट में है उस पे आप ध्यान दें, ना कि जो थॉट्स आपके दिमाग में पहले से चलते आ रहे हैं आप उन पे ध्यान दें. So I would request our technical team to start the music, and I request all the audience to sit comfortably, close your eyes, and focus on your breathing. So I hope all of you were there with me throughout the meditation. और आज की जो अब हमारा टॉपिक है कि कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो कि हमें बच्चों में देखने को मिलते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ऐसा होता क्यों है. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. कैन आई गेट वन confirmation? Yes, Himanshu ma'am, it's visible. Okay, I'm putting it on slideshow. Okay. थैंक यू सो मच किरण मैम. सो आज का जो वेबिनार है कॉमन बिहेवियरल कंसर्न्स इन चिल्ड्रन, आज का वेबिनार मैं हिमांशी शर्मा और किरण मैम हमारे साथ जो है लेने वाले हैं. सो आई वुड लाइक टू वेलकम किरण मैम टू द वेबिनार एज वेल. Thank you so much, and I would like to welcome each and every parent again. आज हम फिर से एक बार मिले हैं संडे के दिन, और ये जो रिचुअल है, ये हमारी जो एक परंपरा बन गई है, हर हर संडे को 4 to 5 PM मिलने वाली. तो ये कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट भी रहता है, और कहीं ना कहीं ऐसे दिमाग में हर टाइम ऐसे रहता है कि हाँ, 4 बजे वेबिनार है तो वहां होना है. आई होप कि आप लोगों के भी दिमाग में ऐसे रहता होगा कि अच्छा हाँ, टाइम होने वाला है वेबिनार का. एग्जैक्टली, दिस हैपेंस टू मी एज वेल कि इट्स गोइंग टू 4 o'clock और वेबिनार होने वाला है. फिर चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे कहीं बाहर गए हुए हो या फिर सो रहे हो, एक अनकॉन्शियस माइंड में अपने आप ही वो मैसेज चला जाता है, एंड दैट मैसेज मेक्स अस कॉन्शियस कि हाँ वेबिनार होने वाला है. सो आज का वेबिनार हम स्टार्ट डेफिनेटली. करने वाले हैं. इस वेबिनार में मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम कौन कौन सी चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज स्टबन बिहेवियर, जिससे काफी पेरेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि मैम हमारा बच्चा जिद्दी बहुत हो गया है और उस जिद की वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. उन्हें नहीं पता होता कि इसको एड्रेस कैसे करें, इसका सोल्यूशन कैसे निकालें. तो इसीलिए हमने एक टॉपिक आज का रखा है कि बच्चे जिद्दी बहुत हो गए हैं तो उनसे हम कैसे डील कर सकते हैं. दूसरा है अग्रेशन, कि बच्चों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है,
सो थर्ड है सोशल एंजाइटी। काफी पेरेंट्स का एक कंसर्न आता है कि मैम हमारा बच्चा जो वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाता, क्लास में क्वेश्चंस नहीं पूछ पाता। तो इसीलिए हमने हमारा एक टॉपिक लिया है सोशल एंजाइटी। देन कम्स मोबाइल एडिक्शन। और मोबाइल एडिक्शन तो एक ऐसा टॉपिक है, मेरे ख्याल से अगर जो टेक्निक्स इसमें शेयर करी जाएंगी वो बच्चे पे ही नहीं, अगर हम एज अ पेरेंट खुद पे भी अप्लाई करें तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प अस इन सम वे और द अदर। So that is why we have kept one of the topic as mobile addiction. Another is foul language के बच्चों को खराब भाषा से हम कैसे बचा सकते हैं। अगर वो ये भाषा काम में लेते हैं तो फिर उन्हें हम कैसे सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं ताकि वो ये भाषा का उपयोग ना करें। इसलिए हमने एक फाउल लैंग्वेज करके टॉपिक लिया है। एंड लास्ट इज इररिस्पॉन्सिबल कि काफी पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि मैम ये खुद से कुछ नहीं करता है, हमें इसको बार बार बोलना पड़ता है, ये खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है, ये खुद से अपना होमवर्क नहीं करता है, अपने कपड़े नहीं जमाता है। तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं पेरेंट्स फेस कर रहे हैं कि बच्चों में अब उनको देखने को नहीं मिल रही है। तो इसीलिए हमने एक टॉपिक है जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है बच्चे का, वो लिया है। सो आई होप कि ये जो हमने 6 टॉपिक लिए हैं आज के, ये आप इससे जो टेक्निक हम सीखने वाले हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। एंड वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू एज वेल कि सपोजिटली 1 2 3 4 5 6 ये 6 टॉपिक्स हैं, आप इनमें से कौन सी प्रॉब्लम्स से डील करते हैं अपने बच्चे के साथ। तो आप हमें नंबर लिख के अभी चैट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर जिद्दी बिहेवियर से करते हैं तो 1, अगर बच्चे के गुस्से से आपको डील करना पड़ता है तो 2, अगर बच्चा बाहर सोशली ठीक तरीके से इंटरेक्ट नहीं करता और बाहर बोलने से डरता है, गेस्ट आते हैं तो एक कमरे में छुप जाना या क्लास में क्वेश्चंस ना पूछना, अगर ऐसी सिचुएशन है तो सोशल एंजाइटी, अगर मोबाइल से बहुत ज्यादा एडिक्ट है तो 4, और अगर लैंग्वेज सही नहीं है या फिर आपने नोटिस किया है कि लैंग्वेज खराब होने लग रही है तो 5, और अगर इररिस्पॉन्सिबल है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है तो आप टाइप कर सकते हैं 6। तो आप हमें फटाफट बताएं कि आप इनमें से कौन सी प्रॉब्लम से डील करते हैं। ओके, पेरेंट्स ने इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। नो वरीज बबीता जी, हमने अभी काफी सारे हम्म, आई थिंक काफी सारे पेरेंट्स का जो कंसर्न है वो मल्टीपल कंसर्न है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है वो फेस करते हैं बच्चों के साथ में, एंड विच इज क्वाइट ऑब्वियस कि हाँ बच्चे हैं तो ऐसा नहीं कि वो एक ही कोई बिहेवियरल इशू या फिर एक ही कोई बिहेवियरल से रिलेटेड प्रॉब्लम इशू करेगा। डेफिनेटली मल्टीपल challenges are going to be there. एग्जैक्टली और ये इसीलिए हमने एक टॉपिक भी ध्यान में इसीलिए रखा है क्योंकि एक जो पेरेंट है वो एक प्रॉब्लम से डील कर रहा होता है, दूसरा पेरेंट दूसरी प्रॉब्लम से डील कर रहा होता है। तो इसीलिए हमने एक वैरायटी ऑफ थिंग्स इसमें लाने की हम कोशिश करते हैं ताकि हर एक एज ग्रुप के पेरेंट्स को ये बेनिफिट हो सके और उन्हें पता चल सके कि ये चीज स्टार्ट कैसे हो रही है और इसका सोल्यूशन हम कैसे दे सकते हैं। सो थैंक यू पेरेंट्स फॉर रिस्पॉन्डिंग। मैं काफी पेरेंट्स का रिस्पॉन्स देख सकती हूँ। सो काफी पेरेंट्स के 1 2 3 6 3 1 2 3 4 5 काफी सारे इश्यूज हैं। सो मूविंग अहेड विद द फर्स्ट इशू। ओके, सो फर्स्ट इज स्टबर्न बिहेवियर। ओके, सो निर्मा कुमारी जी ने अपना हैंड रेज किया है। सो आई थिंक आई सी इफ आई कैन अनम्यूट यू। ओके, सो मैम नाउ यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हैं निर्मा कुमारी जी। नहीं मैम, एक बार आवाज नहीं आ रही तो आ रही। ओके, ओके, आई होप आप अब हमें सुन पा रहे हो और आपके पास आवाज पहुंच पा रही हो। आई थिंक वो उनका गलती से हुआ होगा हैंड रेस। वी कैन कंटिन्यू। Somehow I cannot mute her again, so I would request our technical team to look into the matter. Okay, इट्स so first is stubborn behavior. That means कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं। तो ये जो है जिद्दीपन, मैं
स्टार्ट करना चाहूंगी एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। रिसेंटली आई वॉज रीडिंग अ बुक, और उस बुक का नाम है फैमिली मैटर्स। तो उस बुक में उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया था। तो इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि पेरेंट्स को बहुत जरूरी काम है, उन्हें मार्केट जाना है, और बच्चा अकेला है, उस वजह से वो बच्चे को घर में छोड़ नहीं सकते हैं। तो अब उन्हें क्योंकि मार्केट जाना है, और उसके बाद में क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग है, तो आज संडे का दिन है और इसके अलावा उन्हें टाइम नहीं मिलने वाला मार्केट जाने के लिए। लेकिन बच्चा जिद कर रहा है कि उसका फेवरेट कार्टून शो आ रहा है और वो छोड़ के नहीं जाना चाहता। अब पेरेंट्स ने जैसे ही फटाफट टीवी बंद किया तो बच्चे ने रोना स्टार्ट कर दिया, और वहां पे बच्चा बहुत रो रहा है, हाथ पैर मार रहा है कि मुझे नहीं जाना, नहीं जाना। क्या इस इंसिडेंट को आप जिद मानेंगे? मैं चाहती हूँ एक थम्स अप के थ्रू आप मुझे बताएं कि क्या ये जो इंसिडेंट मैंने आपसे शेयर किया है, क्या ये जिद की कैटेगरी में काउंट होता है? किरण मैम, आपका क्या सोचना है? कि ऑब्वियसली ये जिद तो शो कर रहा है बच्चे की, राइट? हाँ, अगर कॉमनली अगर अपन देखें, एक जेनरिक पर्सपेक्टिव से देखें, तो डेफिनेटली इट विल लुक लाइक कि हाँ, बच्चा है वो जिद कर रहा है, बट देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स बिहाइंड इट। एग्जैक्टली हाँ, हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक जिद का बिहेवियर शो कर रहा है। स्टबन हो रहा है, यहाँ पे बच्चा जिद्दी हो रहा है। अब मैं आपसे थोड़े से इसको रोल्स में एक्सचेंज कर देती हूँ कि सपोजिटली बच्चे को खेलना है, ठीक है, और लेकिन जो टीवी में आपका फेवरेट सीरियल आ रहा है या फिर आईपीएल आ रहा है जिसका वेट आप काफी दिन से कर रहे थे, और आपने अलग से वो टाइम निकाला है वो फ्री रहने के लिए कि आप उस टाइम फ्री रहें और वो आईपीएल देखें, लेकिन बच्चा आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं, आपको तो मेरे साथ खेलना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ आप खेलो मेरे साथ। और वो टीवी के आगे ऐसे हाथ लगा के खड़ा हो चुका है कि नहीं, आपको मेरे साथ खेलना पड़ेगा। नाउ किरण मैम, क्या यहाँ पे बच्चा फिर से जिद कर रहा है? फॉर पेरेंट्स इट विल लुक डेफिनेटली लाइक कि बच्चा जिद कर रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें बच्चा ही जिद्दी लग रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, पहले वाले इंसिडेंट में और दूसरे वाले इंसिडेंट में रोल्स को एक्सचेंज कर दिया है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से सिर्फ बच्चे को जिद्दी ठहरा रहे हैं। हमने वो समझने की कोशिश की ही नहीं। यहाँ पे समझने की ये जरूरत है कि अगर कोई भी काम है, कोई भी बात है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है वो डिपेंड करेगी उस इंसान पे जिसके लिए वो बात है। जैसे कि हो सकता है कि बच्चा भी काफी टाइम से वेट कर रहा हो अपना वो फेवरेट कार्टून शो देखने के लिए, लेकिन पेरेंट्स को लग रहा था कि हाँ, हम वर्किंग है और बाद में हम सामान खरीद नहीं पाएंगे, ग्रोसरी शॉपिंग हो नहीं पाएगी घर के लिए, तो हमें आज ही जाना जरूरी है। सेम अगर मैं रोल्स भी एक्सचेंज करूँ तो आईपीएल अभी आ रहा है, बाद में आएगा नहीं, या फिर मेरा सीरियल अभी आ रहा है, पूरे हफ्ते मैंने वेट किया है, सारे टाइम मैं वर्किंग रहती हूँ, तो मुझे तो अभी के अभी ये देखना है। सो व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ पे सिर्फ हम हमारी चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हम बच्चे की चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो इसीलिए मेरा पहला टॉपिक यहाँ पे मैं स्टबननेस में पहली चीज कवर कर रही हूँ कि अंडरस्टैंड द रूट कोज, कि एक बार उसको समझने की तो कोशिश करो कि ऐसा हुआ क्यों है। अब अगर मैंने इस चीज को समझ लिया ना, तो इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। मैं बच्चे को बोल सकती हूँ कि चलो ठीक है, हम आपका ये जो टीवी शो है, आपका कार्टून शो है, इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं टीवी में, और जब तक ये रिकॉर्ड होगा तब तक अपन शॉपिंग करके आ जाएंगे और उसके बाद आके आप देख सकते हो। तो सोल्यूशन वहां पे दोनों के लिए हो गया ना, बच्चे ने भी अपना टीवी शो देख लेगा और पेरेंट्स भी अपना टास्क कर लेंगे, राइट? तो अगर हम किसी चीज को समझेंगे ना तभी उसका सोल्यूशन निकलेगा, मेरे कहने का सेंस ये है यहाँ पे। अगर हम समझेंगे नहीं, सीधे ही उसको लेबल कर देंगे कि बच्चा जिद्दी हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हम सिर्फ खुद को सही मानेंगे उस टाइम, बच्चे को हम सही कभी मानेंगे ही नहीं। सेकेंड इज सेट क्लियर एंड कंसिस्टेंट बाउंड्रीज। अब कुछ ऐसी जिद होती है बच्चे की जो कि हमें ये लगता है कि सही नहीं है, और देखा जाए तो वो एकदम अडल्ट है भी नहीं, तो जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें सही मांगे। कुछ ऐसी जिद होती है जो पूरी नहीं करी जा सकती। वहां पे हमें क्या करना है, हमें वहां पे क्लियर और कंसिस्टेंट बाउंड्रीज रखनी। क्लियर मतलब एकदम साफ, और कंसिस्टेंट मतलब कि वो एक बार डिसाइड हो गई तो वही चलेगी। क्लियर मतलब आप बच्चे को साफ बताओ कि बेटा, अगर आपने अपना स्कूल का होमवर्क नहीं किया तो आपको मैं 2 घंटे टीवी देखना अलाउ नहीं करूंगी, और ये फिक्स है कि आपको दिन में सिर्फ आधे घंटे ही टीवी देखना है, ये फिक्स है।
तो अब ऐसा मत कीजिए कि अगर आप किसी दिन बच्चे से खुश हैं या उसने आपकी बात मान ली, तो वो आप आधा घंटा हटा के खुशी खुशी में आप उसे बोल दे कि चलो आज तो तूने ये काम किया है, तू 1 घंटा देख ले। यहाँ पे बच्चे को अपन गलत सिग्नल्स दे रहे हैं। अपन खुद ही अपनी बात पे नहीं टिक रहे, तो बच्चे को हम कैसे सिखा सकते हैं कि आप अपनी बात पे रहें और अपनी बात को समझे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो बाउंड्रीज तो एक तो बना के रखनी है, दूसरा क्लियर होनी चाहिए वो, और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। थर्ड, ऑफर चॉइसेस विद इन लिमिट्स। अब फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी बच्चा है, जिद कर रहा है, तो उसे चॉइसेस ऑफर करो। अगर वो जिद आपके लिए ऐसी है कि आप नहीं मान सकते हो, ठीक है, तो उसको चॉइसेस ऑफर करो, उसको ऑप्शंस दो कि अगर आप ऐसा ऐसा करोगे तो मैं आपको ये यहाँ पे जाना तो एक एग्जाम्पल लेते हैं चलो, कि एक बच्चा है जो बोल रहा है कि मम्मी मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ में बाहर जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आप चाहते हो कि भाई अभी एग्जाम्स आ रहे हैं और बच्चा बाहर ना जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम भी रेजिस्ट करेंगे ना, तो बच्चे के मन में भी ये आएगा कि मुझे बाहर नहीं जाने दिया, और वो ठीक से पढ़ेगा नहीं, वो अपना फोकस जो है वो पढ़ाई पे भी नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे हम उसको ऑफर कर सकते हैं चॉइसेस। कैसे? कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना है बट आई कैन अलाउ यू एट मैक्स फॉर 1 आवर, मैं आपको सिर्फ 1 घंटे के लिए अलाउ कर सकती हूँ, क्योंकि कल आपका परसों आपका एग्जाम है और आपको एग्जाम देना है। तो अभी 6 बजे हैं, आप 7 बजे तक घर पे अगर आ सकते हो तो दैट इज वेल एंड गुड, आप जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये 1 घंटे में आपसे पॉसिबल नहीं होगा, तो आई विल नॉट अलाउ यू टू गो आउट, बिकॉज यू आर एन अथॉरिटी फिगर। एंड कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे बच्चे अननेसेसरी की जिद कर सकते हैं, लेकिन हमें बस ये समझना जरूरी है, अगेन फर्स्ट पॉइंट मेरा, कि ये समझना जरूरी है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। देन कम्स माई फोर्थ पॉइंट, यूज पॉजिटिव री। अगर आपका बच्चा आपकी बात मान रहा है, तो हमें उसको पॉजिटिव री देना भी जरूरी है। दैट मीन्स री क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो मेरी बिहेवियर के अकरेंस को बढ़ा दे या फिर मेरे बिहेवियर के अकरेंस को घटा दे। दैट मीन्स कि सपोजिटली अगर मैं किसी छोटे बच्चे को 1 घंटा अगर वो पढ़ लेता है, तो मैं उसको बोलती हूँ ठीक है, उसके बाद हम बाहर खेलने चलेंगे अगर आप 2 घंटे पढ़ लेते हो तो वो पॉजिटिव री है बच्चे के लिए, कि ठीक है, अगर मैंने कोई अच्छा काम किया है तो मुझे मेरी मम्मा एज ए गिफ्ट में क्या देने वाली है, कि वो मुझे बाहर घुमा के लेके आएंगी। तो ये बिहेवियर क्या करेगा? उसको मोटिवेट करेगा 2 घंटे पढ़ने के लिए। तो ये हो गया री। तो हमें ऐसे ही पॉजिटिव री काम में लेने हैं अगर हमारा बच्चा कोई डिजायर्ड बिहेवियर शो कर रहा है तो। डिजायर्ड मतलब अगर वो वैसा बिहेवियर शो कर रहा है जैसा मुझे चाहिए तो। देन कम्स एम्पथाइज एंड वैलिडेट फीलिंग्स। सो जो फिफ्थ पॉइंट है, एम्पथाइज एंड वैलिडेट फीलिंग्स, ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है, सबसे पहले तो ये होता क्या है और ये जरूरी क्यों, हम इसके बारे में बात करते हैं। एम्पथाइज मतलब कि हमें समझना है बच्चे की सिचुएशन को एज कि वो हमारी सिचुएशन। होता है ना कि दूसरों की प्रॉब्लम्स को ऐसे समझना कि वो मेरी खुद की प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन जल्दी निकलता है। सेम वैलिडेट देयर फीलिंग्स, तो ये वैलिडेट करना इसलिए जरूरी है, मतलब उनकी फीलिंग्स को समझना भी इसलिए जरूरी है, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स से बात शेयर करने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें समझते नहीं है। और ये रियलिटी है कि बच्चों को ऐसा फील होता है, चाहे पेरेंट्स का इंटेंशन हो उनको ऐसा फील करवाना या फिर ना हो, लेकिन बच्चे को ऐसा फील स्वाभाविक ऐसा हो सकता है। तो इसी वजह से कि पेरेंट बच्चे को ये ना लगे कि हम उसके दुश्मन है, वो तो हमारे एकदम ही ऑपोजिट चली जाएगी। टीनेजर्स में काफी ज्यादा होता है ये, कि बच्चों को ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे बिल्कुल ही नहीं समझते और मेरी बात उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो अपनी बात आपको बोलेंगे ही नहीं। और फिर आपको लगेगा कि वो जिद कर रहे हैं, वो सही तरीके से आपको चीजें ही नहीं बताएंगे। तो इसीलिए जरूरी है, अगर आप भी हैं, हम दोनों अगर बात करें, सपोजिटली आप मेरे से बात कर रहे हो, तो आप भी अपनी प्रॉब्लम्स मेरे से तभी शेयर करोगे जब आपको लगेगा कि मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ और मैं आपकी बातों को एक्सेप्ट कर रही हूँ, आपकी बातों को जज नहीं कर रही। तो ऑब्वियसली हमें ये बिहेवियर बच्चों को भी शो करना पड़ेगा ताकि वो एक सेफ स्पेस कंसिडर कर सके और चीजों को फ्रीली शेयर कर सके। अगर आप अपने बच्चों को समझोगे तो वो आपको समझेंगे। जो कि नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मैं रिसेंटली एक छोटे बच्चे की काउंसलिंग कर रही हूँ और वो बच्चा है फर्स्ट ग्रेड में।
तो मैंने एक चीज नोटिस करी उसकी बातों में कि उस बच्चे ने ये सीख लिया, अगर मेरी कोई बात नहीं मान रहा है ना, तो मुझे रोना है। और जैसे ही वो रोएगा उसकी बात मान ली जाती है उसके घर पे। अगर उसको टीचर्स हैं, टीचर्स से डर लग रहा है या डांट लगा रहे हैं टीचर्स किसी बात पे, या फिर उसको कोई चीज समझा रहे हैं और उसको लगता है कि यहाँ पे मुझे डांट पड़ने वाली है, तो वो नाराज हो जाता है वहां पे और उनसे बात नहीं करता। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हम बात उसको समझाना चाहते थे उससे हटके हमारा सारा अटेंशन किस पे चला जाएगा, उसकी नाराजगी पे चला जाएगा। तो उसने एक बचने का तरीका देख लिया, लेकिन ये अनहेल्दी चीज है उसके लिए, ये उसको फ्यूचर में हेल्प नहीं करने वाला। ठीक है, उसका फिर ये अनकॉन्शियसली नेचर बन जाएगा कि वो बिना कुछ सोचे समझे ही चीजों पे नाराज हो जाएगा, उनकी बात नहीं मानेगा। तो यहाँ पे हमें बच्चे को जैसे इन सब चीजों से बचाने के लिए उनको सिखाना पड़ेगा कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना है। और वो हमें ही उनको सिखाना पड़ेगा, उनसे क्वेश्चंस पूछ पूछ के। देन कम्स मॉडल फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉम्प्रोमाइज। लास्ट जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है और कॉम्प्रोमाइज की बात आती है कि सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी, और सारी ऐसी चीजें भी नहीं होंगी जो बच्चे के अकॉर्डिंग चलेगी। तो वहां पे हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है और वहां पे हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। सो आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज मोबाइल एडिक्शन। आई थिंक मोबाइल एडिक्शन एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है पेरेंट्स का, और हर बार हम बात करते हैं मोबाइल एडिक्शन की, कॉन्टिन्यूअसली बात करते हैं, फिर भी पेरेंट्स का ये रहता है कि मैम मोबाइल एडिक्शन पे एक बार फिर से वेबिनार लें, या फिर जो भी डेटा है वो शेयर करें हमारे साथ में। तो इसीलिए आज भी हमने इसे हमारी स्लाइड में रखा है, इसे टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए रखा है, क्योंकि मोबाइल की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होती है, जो भी बिहेवियरल इश्यूज हम इन जनरल देखते हैं। जैसे कि बच्चा है जिद करना, अभी बात करी हमने, स्टबर्न हो जाता है, जिद बहुत करता है, या फिर बच्चा गुस्सा बहुत करता है, या फिर जो भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हम बहुत जल्दी बच्चों में देखते हैं, उनका कहीं ना कहीं कॉज जो है, जो कि कहाँ से आ रही है प्रॉब्लम, वो मोबाइल एक बहुत बड़ा रीजन है आज के टाइम पे। तो इसे समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बाकी सारी चीजों को डील करने के लिए भी। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा टूल है, सबसे आसान चीज है, बच्चे को एंगेज करके रखना है, बच्चे को बिजी रखना है। तो बच्चे को स्क्रीन टाइम हम दे देते हैं, फोन पकड़ा देते हैं बहुत जल्दी, छोटा खाना नहीं खा रहा है तो फोन पकड़ा दिया, रो रहा है तो भी फोन पकड़ा दिया, कोई जिद कर रहा है तो भी फोन पकड़ा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे के लिए उसकी गलती नहीं कह सकते हम, बट हमें उसे तरीके से डील करना आना चाहिए, ताकि उसको दूसरी प्रॉब्लम से बचाया जा सके। अब बात आती है कि मोबाइल एडिक्शन को डील करें कैसे, क्योंकि ये कोई बहुत अननोन कंसर्न नहीं है जिसके बारे में हम नहीं जानते। आप सभी, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा मोबाइल पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो एक बार फटाफट से थम्स अप या फिर चैट बॉक्स के अंदर यस लिख के एक बार फटाफट से मुझे बताएं, ताकि हम इस पे आगे कंटिन्यू बात करें कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल एडिक्शन एक नया टॉपिक है आपके लिए, या फिर आपको लगता है कि मोबाइल एडिक्शन एक बहुत बड़ा रीजन है बाकी प्रॉब्लम्स के लिए भी। अगर आप अग्री करते हैं तो फटाफट से यस आप चैट बॉक्स में लिखें। बहुत सारे पेरेंट्स का ऑलरेडी यस आ गया है। ये अपने आप में शो करता है कि हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम खुद भी एज एन इंडिविजुअल सफर करते हैं मोबाइल एडिक्शन से। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी भी टेंशन आती है, फटाफट से जाके मोबाइल देखने लग जाते हैं, थोड़ा सा भी ऐसे प्रेशर आता है, फटाफट से जाके मोबाइल देखते हैं, क्योंकि उससे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि तुरंत अच्छा फील हो जाता है, कुछ अच्छी सुंदर चीजें दिख जाती है, रील दिख जाती है, फोटोज दिख जाती है, स्टेटस दिख जाते हैं, या फिर किसी को मैसेज कर दिया। तो वहां क्या हुआ, जो हमारी स्ट्रेस था, हमारी जो प्रॉब्लम थी, हमें जो एंजाइटी हो रही थी, टेंशन हो रही थी, वो भूल गए हम। थोड़ी देर के लिए जब तक हमारे सामने स्क्रीन है, सब अच्छा अच्छा दिख रहा है, तो हम भूल जाते हैं। और इसीलिए हम इसे एक आदत बना लेते हैं कि जैसे ही कहीं भी प्रॉब्लम आई, कुछ भी हुआ, मोबाइल लेके बैठ गए। तो यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि हमारे बच्चे हैं वो इस तरीके के पैटर्न्स ना बनाए, और उसको कैसे तरीके से डील करना है। सबसे पहली बात जो आती है, वो आती है स्टेब्लिश क्लियर रूल्स एंड बाउंड्रीज। यहाँ पे
क्लियर रूल्स और बाउंड्रीज का क्या मतलब, हम सब कुछ ना कुछ बाउंड्रीज बनाते हैं, कुछ ना कुछ रूल बनाते हैं कि आपको 2 घंटे मोबाइल देखना है या फिर आपको आधे घंटे ही फोन मिलेगा, आप फोन पे ये देख सकते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ मैम हम ज्यादा फोन नहीं देते, फोन तो हमारे पास में ही रहता है। अब प्रॉब्लम यहाँ आई कि हमने जब भी बच्चे को फोन दिया, हमें पता था कि उसे आधा घंटा फोन देना है, बट क्या हम सच में मॉनिटर करते हैं कि उसने आधे घंटे यूज किया है? क्या हम सच में आधा घंटा होते ही इतना क्लियर है वो कि बच्चा खुद फोन रखते हैं? क्या ऐसा होता है कि आधा घंटा होते ही बच्चा क्लियर खुद ही फोन रख दे? मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डिसएग्री करेंगे कि ऐसा नहीं होता। अगर हम बच्चे से वापस फोन नहीं लेते हैं, तब तक बच्चा फोन अपने पास में ही रखेगा। तो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है, बच्चे को ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं एक्स्ट्रा फोन चला सकता हूँ, क्या ही बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा डांट देंगे या फिर ठीक है, जब तक इनका ध्यान नहीं जाता तब तक चला लेता हूँ। मोस्टली ऐसा होता है कि मदर आसपास होती है बच्चे के जब बच्चा फोन चला रहा होता है। मदर क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो बिजी रहती है, कुछ ना कुछ कर रही होती है, तो ऐसे में वो खुद भूल जाती है टाइम का ध्यान रखना। और इसकी वजह से बच्चे को आदत पड़ जाती है कि हाँ 10-15 मिनट तो एक्स्ट्रा चल ही जाएगा, तो वो खुद कभी फोन नहीं रखता। इसीलिए हमें बाउंड्रीज इतनी क्लियर और स्टेब्लिश करनी है, ताकि चाहे हम कुछ भी काम करो, आधा घंटा मतलब आधा घंटा, 20 मिनट मतलब 20 मिनट, चाहे आप कुछ भी काम करो, आप उस काम को 2 मिनट के लिए रोके और जो रूल आपने बनाया उस रूल को फॉलो करें कि हो गए 20 मिनट, नाउ यू गिव योर फोन टू मी। इतना क्लियर होना चाहिए ताकि बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाए कि चाहे कहीं भी बिजी हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, 20 मिनट का मतलब 20 मिनट ही है। यहाँ गड़बड़ आती है क्योंकि हम 20 से 25 कर देते हैं, 30 कर देते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे वो पैटर्न अडॉप्ट कर लेता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है लीड बाय एग्जाम्पल। लीड बाय एग्जाम्पल का मतलब है, ये भी हम हमेशा बोलते हैं, हर कोई भी बिहेवियर है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है कि बच्चा जो भी सीखता है वो अपने पेरेंट्स से सीखता है। मोस्ट ऑफ द चीजें अपने पेरेंट्स को देख के सीखता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना बच्चे कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, तो उनको जितना जल्दी हम उनको जैसा हम जिस सांचे में ढालेंगे उसी में ढल जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे को इतना, जो भी हम सिखाना चाह रहे हैं वो हम खुद करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा एम्पथेटिक बने, तो आप खुद एम्पथेटिक बनिए। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा चीजों को बहुत ही संभाल के रखे या फिर मैनेज करने में बहुत अच्छा हो, तो आप खुद वैसा बनिए, तभी हम उस बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरी जो बात आती है वो है क्रिएट टेक फ्री जोन्स एंड टाइम्स। ऐसे हमें, आजकल हम देखते हैं कि हमारी पूरी लाइफ है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के अराउंड रिवॉल्व होती है। कोई भी काम करना है, फोन, लैपटॉप या फिर कुछ ना कुछ टेक से रिलेटेड चीजों से हो रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में बच्चे को ये देखने को ही नहीं मिलता कि कब ऐसा टाइम है जब हम इन चीजों के बिना रह रहे हैं। तो उसके दिमाग में सबकॉन्शियसली ये मैसेज जाता है कि हाँ, ये तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारे जो टेक है, फोन है, ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे तो अलग रह ही नहीं सकते। और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम दिन का कोई ऐसा टाइम रखें जहाँ पे टेक्नोलॉजी की कोई भी चीजें हम यूज नहीं करेंगे, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो, कोई भी गेमिंग का टूल हो या कैसा भी टूल हो, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चाहे वो डिनर का टाइम रख सकते हैं। आप ये रूल बना लीजिए कि जब आप सभी एज ए फैमिली खाना खाएंगे, तो उस खाने वाले टाइम के आधे 1 घंटे कोई भी फोन या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज यूज नहीं करेगा। इससे ये बच्चे को मैसेज मिलेगा कि हाँ, बिना फोन के, बिना टेक्नोलॉजी के भी रहा जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एनकरेज फिजिकल एक्टिविटी एंड आउटडोर प्ले। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चा घर में रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इवन टीनेजर्स के साथ में और छोटे बच्चों के साथ में भी यही प्रॉब्लम है, जो 4th to 5th ग्रेड वाले बच्चे हैं और जो टीनेजर्स हैं, जो 11th-12th वाले हैं। दोनों कैटेगरीज में एक कॉमन कंसर्न देखा जाता है कि बच्चे हैं वो पूरे दिन बेड पे बैठे रहते हैं, वह या तो फोन चला लेंगे, लैपटॉप चला लेंगे या फिर सो जाएंगे, बैठे रहते हैं, वो कुछ करते नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि करना क्या। उनको ये चीज है ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रही कि वो उस टाइम में क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें उनको सबकॉन्शियसली सिखाना पड़ेगा कि आप
अपने फ्री टाइम में ये चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बुक रीडिंग है, या फिर फिजिकल एक्टिविटी की अपन बात करें तो सिंपल, बहुत सिंपल है, वॉक करना आप सिखा दीजिए। आप हमेशा 1 घंटे या आधा घंटे बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए कि वॉक कर सकते हो। तो इससे उसके में खुद में ही ऐसा है कि अच्छा मैं इस एक्टिविटी में एंगेज हो सकता हूँ। उसको किसी न किसी एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करवाइए। कोई एक स्पोर्ट्स ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका बच्चा पार्टिसिपेट करता है। आपका बच्चा जिस भी स्कूल में पढ़ता है, आप उसको शाम के टाइम में, मोस्टली सब स्कूलों में प्रैक्टिस होती है स्पोर्ट्स की, तो आप ये कर सकते हैं कि आप शाम की जो क्लासेस होती है वो ज्वाइन करवा दें। या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस भी, जैसे ताइक्वांडो की क्लासेस हैं, या फिर बहुत सारी एकेडमीज है, क्रिकेट एकेडमी है, अलग अलग एकेडमीज है, वो ज्वाइन करवा दें। इस तरीके से आप उसको किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करवाएं। बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं उनकी भी यही प्रॉब्लम है कि वो लेथार्जिक है, फ्री रहते हैं, बोर होते हैं और बैठे रहते हैं, फोन चला लेते हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए है नहीं। ऐसे सिचुएशन में उनको कोई ऐसे म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन करवा दी, डांस क्लासेस ज्वाइन करवा दी, या फिर जिम ज्वाइन करवा दिया, और नहीं तो इससे उनको पास करने के लिए कोई टारगेट होगा, कोई गोल होगा। फिर बात आती है कि इंगेजिंग ऑल्टरनेटिव्स का, वही सिंपल सी बात है, ऐसा कोई भी काम उनके पास होना चाहिए जिसमें वो एंगेज हो। जैसे कि घर में जो प्लांट्स होते हैं उनमें पानी देने का काम आप उनको दे सकते हो कि भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करना है। देन अगेन, स्क्रीन टाइम लिमिट जो हमने ऊपर बात करी थी कि क्लियर रूल्स और बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए, यहाँ पे वही चीज है कि हमारे पास में जो टाइम लिमिट है वो स्क्रीन का फिक्स होना चाहिए कि आपको अगर 20 मिनट स्क्रीन देखनी है तो वो 20 मिनट ही हो, उससे ज्यादा नहीं हो, और फिक्स हो। अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आप उसको स्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे अगर बहुत छोटा बच्चा है तो 4th 5th ग्रेड का है, अगर उसको मैक्सिमम देना ही है तो 20 मिनट्स आर मोर देन इनफ, आप उसको उस उतना दे सकते हो। या फिर अगर बहुत बड़ा बच्चा है, उसको बहुत सारा काम होता है भाई, कई बार बच्चे नोट्स भी फोन से या लैपटॉप से ही पढ़ते हैं, या फिर बहुत सारा टेक्स्ट स्टफ भी करते हैं, ऐसे सिचुएशन में आप उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिमिट सेट कर सकते हो। देन एनकरेज सोशल इंटरेक्शंस। सोशल इंटरेक्शंस का मतलब है, ये डिमांड भी रहती है पेरेंट्स की कि हमारा बच्चा, जो भी हमने बात करी थी कि इंटरेक्ट नहीं करता, बात नहीं करता किसी से, क्यों? क्योंकि उसको ऐसे प्रैक्टिस ही नहीं है। हम एक दिन में अचानक से जब वो बड़ा होता है तो हम चाहते हैं कि वो सबसे मिले, सारे रिश्तेदारों को जाने, उनका उनसे बात करे, लेकिन उसको आता ही नहीं है, उसने कभी ऐसे प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए वो जो सोशल इंटरेक्शंस है वो हमें करवाने चाहिए। स्टार्ट आप किससे कर सकते हो? उसके दोस्तों से, कि उसको दोस्त तो सारे बच्चों को पसंद आते हैं, तो आप ऐसा करिए कि उनके दोस्तों को कभी घर पे इनवाइट कर लीजिए, या फिर उनको थोड़ा इंटरेक्ट करने दीजिए दोस्तों से, उनकी फैमिली से इंटरेक्ट करने दीजिए। आप पूछिए कि उनकी फैमिली में कौन कौन है, दोस्तों की फैमिली में। तो अगर उनके पास आंसर नहीं होगा तो वो अगली बार जब भी दोस्तों से मिलेंगे या फिर उनकी फैमिली से मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो इनडायरेक्टली हम उसको एनकरेज कर रहे हैं। देन कम्स एजुकेट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। हमें पता होना चाहिए कि स्क्रीन टाइम में उसको, ये हम मना कर देते हैं बच्चे को कि आप ये फोन मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन हम कभी उन्हें रीजन नहीं देते। तो कोई भी काम हो जो आप बच्चे से नहीं करवाना चाहते, इंस्टेड ऑफ क्लियरली सेइंग नो, आप उसको रीजन बताइए कि भाई ये रीजन है, इस वजह से हम आपको मना कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का मैंने देखा, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं इस तरीके की इश्यूज को लेके, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखने को मिलता है कि उनको मना तो कर दिया गया, लेकिन उन्हें क्लियरली बताया नहीं कि किस रीजन से मना कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये बात करें कि इफेक्ट क्या है और क्यों मना कर रहे हैं। देन कम्स मॉनिटर एंड सुपरवाइज यूजेस। दैट मीन्स कि आप ये ध्यान रखें, जो मैंने बोला ना कि अगर मम्मी किचन में काम करे तो भूले नहीं कि आपने बच्चे को फोन दिया था। आप उसको मॉनिटर करते रहे कि हाँ टाइम हो गया है, या फिर कभी अपने आप यूज कर रहा है, क्या क्या वो देख रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हमें पता नहीं होता, तो बच्चे उसका भी फायदा उठाते हैं कि मम्मी और पापा को तो पता ही नहीं कि मैं क्या चला रहा हूँ, तो वो झूठ भी बोलना शुरू कर देते हैं। वो ये एक प्रॉब्लम, वन प्रॉब्लम विल लीड टू अनदर प्रॉब्लम्स, तो हमें सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए चीजों को सॉल्व करना है। आई होप कि मोबाइल एडिक्शन वाला जो कंसर्न है वो आपको कहीं ना कहीं क्लियर होगा। हम, आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप चैट बॉक्स में डालते रहिए, हम एट द एंड उसको एड्रेस कर देंगे। एग्जैक्टली अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी से वो क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि बाय द टाइम हम एंड ऑफ द सेशन आते हैं हम
टाइमली उस चीज को कवर अप कर सकते हैं। आई थिंक वन ऑफ द पेरेंट्स रेज देयर हैंड, आप में से अभी किसी एक ने हैंड रेज किया था। आई थिंक जगदीश चौधरी सर ने हैंड रेज किया था। तो आप जो अपना क्वेश्चन है, अपनी क्वेरी है, वो चैट बॉक्स में हमें टाइप करके दे दें। ओके, सो अगेन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अग्रेशन। कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है मैम मेरे बच्चे को, ये एक कुछ कंसर्न है जो कि पेरेंट्स का रहता है। तो हमें इस गुस्से को कैसे एड्रेस करना है? पहली चीज ये हमेशा याद रखनी है कि जो गुस्सा है वो फर्स्ट इमोशन कभी नहीं होता है हमारा। गुस्सा जो है वो हमेशा सेकंड इमोशन होता है। उसके दैट मीन्स कि गुस्सा अगर आया है, उसके पीछे का एक और इमोशन है जो कि मैंने अभी तक फाइंड नहीं किया है, मैंने अभी तक एड्रेस नहीं किया है। आप अपने खुद का एग्जांपल ले लीजिए, अगर बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा या फिर बहुत ज्यादा जिद कर रहा है तो आपको गुस्सा आ रहा है। तो ये बात नहीं है कि सिर्फ बच्चा जिद कर रहा है तो आपको गुस्सा आ रहा है, बात ये है कि बच्चा आपकी सिचुएशन को समझ नहीं रहा है, उसकी वजह से आपको बुरा लग रहा है और उस वजह से आप मजबूरन गुस्सा कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो भी और अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो भी, पहली स्टेप है कि हमें काम रहना है और हमें सेल्फ कंट्रोल शो करना है बच्चे को। क्यों? क्योंकि अगर हम काम नहीं रहेंगे और सेल्फ कंट्रोल शो नहीं करेंगे तो सेम उसी तरीके से बच्चे को वो समझ में आएंगी चीजें और वो भी वैसा ही बिहेवियर करेगा। अभी मेरा जो नेफ्यू है वो 1.5 साल का हुआ है, मेरे भैया का लड़का है। सो व्हाट हैपेंस कि हम जो बिहेवियर करते हैं ना वो सेम वो बिहेवियर करने लगा है और अब वो गुस्सा शो करने लगा है। तो उसका गुस्सा कैसा है? जैसे मेरे भैया का गुस्सा है। तो अगर भैया ने उसका गुस्सा, भैया के गुस्सा उसने ऑब्जर्व किया है तो वही उसने मिमिक किया है, वही उसने शो किया है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि हाँ, यहाँ पे ये चीजें सारी ऑब्जर्व कर ही रहा है, तो इसने गुस्सा भी ऑब्जर्व किया है। एंड आई इमीडिएटली आस्क्ड माय ब्रदर कि आप आगे से ऐसा गुस्सा इसके सामने शो नहीं करोगे। आगे से आप शो करोगे कि आप अपने गुस्से को सही तरीके से मैनेज कैसे करते हो। अब जो गुस्सा है वो बहुत हाई एनर्जी होती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी में भर जाती है। ठीक है, तो उस एनर्जी को बाहर तो आना पड़ेगा, लेकिन हमें बच्चे को वो तरीका सिखाना पड़ेगा कि वो हम बाहर कैसे निकाल दें एनर्जी। तो स्टे काम। अगर गुस्सा आपको आ रहा है या बच्चे को आ रहा है तो सिखाए उसे कि काम कैसे रहना है। उसी टाइम उसको बोले कि बेटा ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें और आप 10 मिनट का ब्रेक लें और फिर मेरे से आप बात करें। तो यहाँ पे बच्चे को शांत होने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि अगर बच्चा गुस्से में होगा या फिर अगर आप गुस्से में होंगे या फिर कोई भी इंसान गुस्से में है और हम उसको कोई चीज समझाने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम वो चीज समझ में आती है नहीं। वो चीज तभी समझ में आएगी जब वो एक बार दिमाग से गुस्सा निकल चुका होगा सारा। तो वी हैव टू फोकस ऑन स्टेइंग काम और हमें मॉडल करना पड़ेगा, मतलब हमें उनको शो करना पड़ेगा सेल्फ कंट्रोल। देन सेकंड इज आइडेंटिफाई ट्रिगर्स एंड पैटर्न्स। सेकंड पॉइंट में ये है कि हमें पता लगाना पड़ेगा कि उसे गुस्सा क्यों आया है। और अगर हमें पता चलेगा, मतलब कोई चीज को अपन समझेंगे तभी उसको सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड इज टीच इमोशनल रेगुलेशन स्किल। अच्छा, मैंने अभी जस्ट शेयर किया था कि उसे बताएं कि काम कैसे रहना है। तो उस काम कैसे रहने में हम क्या कर रहे हैं? हम उसे इमोशंस को रेगुलेट करना सिखा रहे हैं। रेगुलेट करना मतलब कि आपके इमोशंस है और आपके इमोशंस को आपको कैसे चलाना है, वो हम उसे सिखा रहे हैं। और वो रेगुलेशन हेल्दी है। अगर हम, हमारा बच्चा गुस्सा गंदे तरीके से बाहर निकाल रहे हैं ना, तो भी उसने इमोशंस तो रेगुलेट करे हैं पर वो सही तरीके से रेगुलेट नहीं करे हैं, वो सही तरीके से बाहर आए ही नहीं। इसीलिए हमें बच्चे को जो अग्रेशन है वो सही तरीके से रेगुलेट करना सिखाना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। यूजुअली इंडियन सोसाइटी में ये होता है कि हम लड़कियों को तो गुस्सा शो ही नहीं करने देते। इवन ये बोलते हैं कि बेटा अगले घर जाएगी ना तो ये गुस्सा ऐसा तेरे चलेगा नहीं, सहना सीख थोड़ा। तो वो सहना नहीं सिखाना है, हमें उसको सही तरीके की सोच डालनी है उसमें, कि ताकि अगर उसको खुद को गुस्सा है तो वो सॉल्व कर सके चीजें, कि भाई मेरे को यहाँ पे शांत रहना है। और शांत रहना भी हमें सिखाना पड़ेगा उसे। ऐसा नहीं है कि लड़की को हम सिर्फ ये बात बोल रहे, लड़के को हम कुछ नहीं बोल रहे, लड़के को गुस्सा शो करने दे रहे कि अरे मेल्स में तो होता ही है गुस्सा। दिस इज रॉन्ग। हमें ये प्रैक्टिस अगर हमारे घर पे चल रही है तो वी हैव टू स्टॉप दिस प्रैक्टिस। देन कम्स इज यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। देखो ये वाला जो यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है ना, ये आपको बहुत सारी चीजों में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं।
ये इवन वी एज ए साइकोलॉजिस्ट वी यूज दिस टेक्निक। अगर हमें बच्चे को कुछ सिखाना है ना, तो इवन किरण मैम ने भी अपनी काफी थेरेपीज या काउंसलिंग सेशन में इसको काम में लिया होगा, और मैं भी इसको काम में लेती हूँ। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को तो हमें कहीं भूलना ही नहीं है। दिस इज सच अ पावरफुल टूल, जो कि जो बिहेवियर में इंस्टेंट जो पॉजिटिव चेंजेस है वो आपको लाके दे सकता है। देन नेक्स्ट इज सेट क्लियर एंड फर्म लिमिट्स। अब देखो, अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है, तो हमें उसको एज ए पेरेंट कैसे एड्रेस करना है, बिकॉज हम ये तो नहीं सिखाना चाहते कि हमारा बच्चा हमारे ऊपर ही चिल्लाए, या फिर हमारा बच्चा हमारे किसी बड़े के ऊपर चिल्लाए, है ना। ये तो संस्कार हम देने नहीं चाहते बच्चे को। तो हमें यहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, हमें यहाँ पे पलट के जवाब नहीं देना, हमें फर्म जवाब देना है। फर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं पलट के चिल्लाऊंगी नहीं, लेकिन वो उसे ये बोलूंगी कि बेटा सी, आई नो कि आप अभी गुस्से में हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि यू आर नॉट अलाउड टू शो दिस काइंड ऑफ एंगर। जो कि आपसे बड़े हैं उनके ऊपर आप ऐसे गुस्सा नहीं कर सकते हो। मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, आप शांत हो जाओ, और उसके बाद में अपन बैठ के बात करेंगे। मुझे ये लगता है कि इस सिचुएशन को हैंडल करना सिर्फ गुस्से से जरूरी नहीं है, हम इसको शांति से भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। अभी आप जाओ और अपने 10 मिनट लेके आओ, और उस 10 मिनट में उस बच्चे को अकेले छोड़ दो, उसको प्रोसेस करने दो। यहाँ पे हमने क्या किया, बच्चे को प्रोजेक्ट किया कि नहीं, ये ओके नहीं है कि आप अपने से किसी बड़े पे गुस्सा करोगे या चिल्लाओगे। दूसरा, हमने उसको ये सिखाया कि यहाँ पे गुस्से के अलावा और भी जरिए हैं जिसके हिसाब से अपन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा, हमने बच्चे को ये सिग्नल दिया है कि हम इस पे वर्क करना चाहते हैं, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन गुस्सा ही उसका सोल्यूशन नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम अगर बच्चा आपके ऊपर चिल्लाता है, गुस्सा करता है, तो आप ये प्रैक्टिस करें और आप ये बोलने की कोशिश करें। आप उस टाइम बच्चे से बात ही ना करें, उसे बोले कि आपके पास 10 मिनट है, आप शांत होके आओ। मुझे नहीं लगता कि गुस्सा ही इकलौता इसका सोल्यूशन है, इसके बाकी सोल्यूशन भी हो सकते हैं, और हम उसी तरीके से बात करेंगे। ये मेरा 6th पॉइंट भी कवर कर रहा है कि ये एनकरेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। ये पहली चीज तो इफेक्टिवली हमने उसको कम्युनिकेट किया है। दूसरी चीज, अब जब बच्चा 10 मिनट बाद हमारे पास आएगा, तो हमें सिर्फ अपनी बातें उसके ऊपर नहीं थोपनी है। मतलब ज्ञान तो पूरी दुनिया में भरा पड़ा है, और अगर ज्ञान जबरदस्ती का दिया जाए तो लोग उसको लेते हैं नहीं। यहाँ पे भी अब स्कूल में कितने सारे पेरेंट्स हैं, सारे पेरेंट्स नहीं है ना, हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। जिसको लग रहा है चीजें इंपॉर्टेंट है, या फिर उनको इम्प्रूव करना है, या फिर उनको लग रहा है कि हाँ, ये कुछ ना कुछ सीख रहे हैं इस चीज से, तो दे आर कमिंग ओवर हियर। सो वी हैव टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। हमें सामने वाले की भी बात सुननी है, अपना ज्ञान नहीं थोपना है उसके ऊपर। प्रोवाइड सेफ आउटलेट्स फॉर एनर्जी एंड इमोशंस। हमें उनकी एक स्पेस सेफ शेयर करना होगा, ताकि वो अपनी एनर्जी और इमोशंस बाहर निकाल सके। और हमें उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सिखानी पड़ेगी। हमें उन्हें ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ, गुस्से के अलावा सच में ऐसे तरीके हैं जिससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है फॉरेन लैंग्वेज का। ये बहुत ही ज्यादा एक कॉमन कंसर्न है, इसीलिए हमने यहाँ पे रखा है कि बच्चे ना इनअप्रोप्रिएट जो लैंग्वेज है वो बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। आप बच्चे को कोई एक अच्छी बात बोलिए उसके सामने, हो सकता है वो उसे रिपीट ना करे, लेकिन कोई भी एक ऐसी नेगेटिव सेंटेंस आप बोल के देख लीजिए, बच्चा बहुत जल्दी उसको ग्रैब करता है और बहुत जल्दी सीखता है और उसको रिपीट भी करता है। अगर उसको ये समझ में आ जाता है ना कि हाँ ये चीज तो है, कुछ तो है, इससे मेरे पेरेंट्स या मेरे आसपास के जो लोग हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, या फिर कुछ तो है इसमें सेंस, तो वो उन चीजों को बहुत जल्दी सीखता है और रिपीट भी करता है। और बहुत सारे जो टीनेजर्स जो है, उनके पेरेंट्स का एक कंसर्न आता है कि हमारा बच्चा है वो काफी ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है और बहुत ही इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कंसर्न है। एक्चुअली टीनेजर्स के साथ में ज्यादा है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स का भी आजकल ये कंसर्न आता है कि हमारे जो बच्चे हैं बहुत छोटे हैं, 4th 5th या फिर 1st 2nd ग्रेड में पढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत सारी गालियां देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और बहुत ही इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो इस चीज को कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? आप जो कुछ कुछ चीजें तो आपको बहुत कॉमन मिलेगी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जैसे अभी हमने बात करी
कि जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो आपको हर प्रॉब्लम में हेल्प कर सकता है, हर जगह आपको हेल्प करेगा उसको सॉल्व करने में। वहीं जो क्लियर एक्सपेक्टेशंस है, जो पहला पॉइंट अपने यहाँ पे आता है, वो है सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस। अगर हमने कभी बच्चे से बैठ के बात ही नहीं करी, अगर हमने कभी इन चीजों को डिस्कस ही नहीं करा, और ऑल ऑफ सडन जब वो अडॉप्ट कर लेता है ऐसे पैटर्न्स को, जब वो सीख जाता है ऐसी चीजें, तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ओहो ये तो गड़बड़ है, ये तो उसको नहीं करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि अब इसको सही कर ले। लेकिन क्या हमने सच में कभी बच्चे को ये सब सिखाया है? क्या हमने सच में कभी बच्चे के साथ में बैठ के बात करी है? तो आई वुड सजेस्ट कि जिन भी पेरेंट्स के बच्चे हैं वो यंग है, या फिर जो अभी इस तरीके की चीजों में इंडल्ज नहीं है, या फिर कोई कंसर्न उनके सामने नहीं आता है, तो आई वुड सजेस्ट कि बिफोर ऐसा हो कि वो भी ऐसे पैटर्न्स अडेप्ट कर ले, आप उनके साथ में बैठिए और उनसे डिस्कस करिए इन सब चीजों के बारे में। चाहे उनको पूछिए कि आपको जब गुस्सा आता है तो आप कैसे हैंडल करते हैं, ताकि उनको पता हो कि इन चीजों के बारे में कैसे डील करना है। चाहे मोबाइल की बात हो, चाहे एग्रेशन की बात हो, चाहे लैंग्वेज की बात हो, आप उनसे डिस्कस करिए। आप पूछिए उनसे कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो किस तरीके की बातें करते हैं, कि कोई ऐसा है क्या जो गलत लैंग्वेज का यूज करता है, गलत वर्ड्स का यूज करता है। तो क्लियर एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि ऑल ऑफ सडन हम उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ आप तो गलत बिहेव कर रहे हो, और ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे, और इसलिए एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। दूसरा जो पॉइंट आता है वो अगेन मॉडल अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। ये हम सब देखते हैं कि पेरेंट्स है, हमने कहीं ना कहीं, आप खुद एक बार सोच के देखिए कि क्या आपने कभी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी है? क्या क्या आपने कभी इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज या इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करे हैं क्या? एक बार सोच के देखिए कि हमने बच्चे के सामने कभी ऐसे वर्ड्स, हार्श वर्ड्स या फिर अब्यूजिव वर्ड्स यूज करे हैं क्या? आई थिंक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स में ये अगर हम सोचेंगे तो हमें सबकॉन्शियसली, या हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली, जब हमें पता नहीं था कि हम ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी से बात कर रहे हो फोन पे, हो सकता है आप किसी क्लाइंट से डील कर रहे हो, गुस्से में हो, आपस में घर में किसी की लड़ाई होगी, उस सिचुएशन में हम वो वर्ड्स यूज कर लेते हैं। अब्यूजिव वर्ड्स भी यूज कर लेते हैं, हार्श वर्ड्स भी हम यूज कर लेते हैं बच्चों के सामने। हमें हमें ये नहीं कह रही कि हम जानबूझ के करते हैं, बट सबकॉन्शियसली कर लेते हैं। पता नहीं रहता कि कब हमने ऐसे वर्ड्स यूज करे और कब बच्चे ने सुन लिए। वैसे ही जो बच्चा है जिस स्कूल में पढ़ता है, जहाँ पे उसके आसपास के फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, अगर वो भी ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं तो भी बच्चे के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो सीखेगा ऐसी बात। इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बच्चे के सामने जब भी बिहेव करें, जैसे कि अभी मानसा मैम ने बताया था कि वो जो अ, छोटा बच्चा है वो अपने फादर को देख के वैसा अग्रेसिव बिहेवियर उसने तुरंत अडेप्ट कर लिया। तो वही वाली बात है कि अगर हम उसको सही कर लें कि हम बच्चे के सामने अग्रेसिव होने की बजाय, हम अगर बच्चे के सामने ऐसा शो करें कि हमने उस अग्रेशन वाले मोमेंट को कैसे पॉजिटिवली डील किया, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है, वो ज्यादा काम की बात है, इंस्टेड ऑफ शोइंग द अग्रेशन। वही सेम यहाँ पे यूज करना है कि जब भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो आप मेक श्योर करो कि आपका बच्चा आसपास में है, या फिर इन जनरल भी, यू डोंट नीड टू यूज सच वर्ड्स, यू डोंट नीड टू यूज अब्यूजिव लैंग्वेज। हम अल्टरनेटिव जो वर्ड्स है उनका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो जनरली गुस्से में हम अब्यूज कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हमें उस गुस्से को भी एड्रेस करना है, और हम कुछ दूसरे वर्ड्स की, भाई मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी, या फिर मैं आपसे बाद में बात करूंगा, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, आप इसको कम्युनिकेट करिए एकदम से गुस्सा निकालने की बजाय। तो अल्टरनेटिव जो लैंग्वेज है वो आप प्रोवाइड करिए। जैसे कि आप बच्चे के सामने बैठ के बात करेंगे तो उससे पूछे कि उसको कब गुस्सा आता है और उस गुस्से को वो शो कैसे करता है। अगर आपको लगता है कि बच्चे का गुस्सा दिखाने का तरीका गलत है, लैंग्वेज उसकी गड़बड़ है या फिर प्रॉब्लमेटिक है, तो आप उसको ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज प्रोवाइड करिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हो। अब बच्चे को जो पता है वो वही वर्ड्स यूज करेगा, उसे पता ही नहीं कि ऐसी सिचुएशन में कि मैं कौन से दूसरे वर्ड्स यूज कर सकता हूँ। तो आप कुछ ऐसे वर्ड्स ढूंढिए और वो बच्चे को बताइए कि हाँ, अगर आपको ऐसी सिचुएशन में है तो आप अल्टरनेटिव लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कि एड्रेस द अंडरलाइंग इमोशंस। डेफिनेटली जो मैंने अभी इतनी देर बात करी वो इस बात का आंसर है कि बच्चा जब भी कोई फॉल लैंग्वेज यूज करता है, कोई इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज या वर्ड्स यूज करता है,
तो या तो वो अग्रेशन में करता है, या फिर जब वो हर्ट होता है बहुत ज्यादा, उस सिचुएशन में करता है। तो हम क्या करते हैं, हम पूरा फोकस उसके वर्ड्स पे ले जाते हैं कि हाँ आपने तो ये तो गलत वर्ड बोल दिया, या फिर ऐसी सिचुएशन आती है और हम उस बच्चे के जो इमोशंस थे जिसकी वजह से उसने ऐसा किया उसको एड्रेस ही नहीं करते। कि बच्चे को गुस्सा आ रहा था, हमने उसको एड्रेस नहीं किया, बच्चे को हर्ट फील हुआ, उसको बुरा लगा कि उसको किसी ने बुरा बोल दिया या फिर उसकी लड़ाई हो गई किसी से, वो हर्ट हुआ और उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था अपने उसको निकालने का, अपने जो इमोशंस है उसको शो करने का। तो उसने क्या करा, वर्ड्स का सहारा लिया कि वो अगले वाले को हर्ट करेंगे। ये रिवर्स हम कोशिश करते हैं कि अगर मुझे बुरा लगा है तो दूसरे को भी लगना चाहिए, और उसका सबसे आसान तरीका है कि मैं उसको कुछ गलत वर्ड्स बोल दूं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बच्चे को ये समझाना चाहिए और ये सीखना चाहिए कि उसके अंडरलाइंग इमोशन क्या है, वो किस वजह से इस और कब कब ऐसी लैंग्वेज यूज करता है, ताकि हम उसको सिखा सकें कि उन इमोशंस को डील कैसे करना है। अगेन जो बात करी थी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि अगर बच्चा अच्छी लैंग्वेज यूज करता है, फिर कभी उसको गुस्सा आता है लेकिन वो पहले तो बहुत सारे अब्यूजिव वर्ड्स यूज करता था, लेकिन अगर उसने कोई भी सुधार करने की कोशिश करी है, तो उस सिचुएशन में आप बच्चे को रिवॉर्ड दे सकते हैं कि बेटा आपने ये तो बहुत अच्छे से आपने हैंडल किया, आपको गुस्सा आ रहा था लेकिन आपने कोई भी एक भी अब्यूजिव वर्ड यूज नहीं किया, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। इससे बच्चे को लगेगा कि हाँ ये मैं सही कर रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स को समझ में भी आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड। अब हम अगर बात करें कि सेट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज, अगर बच्चा इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो हमें बच्चे को बताना चाहिए कि अगर आप ऐसे कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज या वर्ड यूज करेंगे तो उसकी आपको पनिशमेंट मिलेगी, या फिर ये आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि उसका जो स्क्रीन टाइम था वो और कम कर दिया, या फिर उसको कोई मूवी दिखाने के लिए ले जाना था तो वो हमने हटा दिया कि भाई आपने मेरे सामने इस तरीके के वर्ड्स यूज करे, इसकी वजह से अब आपको मूवी देखने को नहीं मिलेगी। या फिर कोई भी ऐसा आप कोई एक्टिविटी करने वाले थे, या फिर कोई भी ऐसी जो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो उसको कम कर दीजिए। तो वो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेज होगा कि अगर मैं दोबारा ऐसी लैंग्वेज यूज करूंगा तो फिर से मुझे कोई नुकसान होगा। इस तरीके से हम उसको सिखा सकते हैं। फिर आता है मॉनिटर मीडिया कंजप्शन। सबसे ज्यादा बच्चा है, आजकल क्या होता है गेमिंग वाली बहुत चीजें चलती है कि बच्चे हैं वो गेमिंग वाली चीजों में बहुत इंडल्ज हैं, कि यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे ऐसे जो वीडियोस बनाते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं। तो उन्होंने ये पैटर्न अडेप्ट कर लिया कि अगर मैं हम अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेंगे तो वो जो अपनी जो पॉपुलेशन है उसको बहुत पसंद आएगी। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, तो बच्चा देखता है उसको लगता है अरे वाह ये तो बहुत कूल है। ये जो अब्यूसिव वर्ड्स है ये कूल लगने लग गए हैं बच्चों को। वो कैसे लगे, वो यूट्यूबर्स और वो जो इनअप्रोप्रिएट जो भी कंजम्पशन था उसका मीडिया का, उसकी वजह से उसको ऐसा लगने लग गया। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि कहीं बच्चा किस तरीके के वीडियोस देखता है, यूट्यूब पे क्या कंज्यूम कर रहा है, सोशल मीडिया पे क्या देख रहा है। देन कम्स एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन सिंपल बात है जो हमने अभी बात करी, कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है आप बच्चे से बैठ के पूछिए तो सही कि उसको कैसा फील हुआ। अगर कोई भी ऐसी बात है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो आपको गुस्सा आया, हर्ट हुआ, आपको क्या बोलने का मन कर रहा था, या फिर आपने ऐसा क्यों बोला। जब बच्चे को ऐसा लगेगा कि हाँ मैं हर तरीके की बात अपने पेरेंट्स से कर सकता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं वहां पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार बच्चा पेरेंट्स के सामने तो बहुत अच्छा होता है लेकिन पीछे से वो सारी चीजें सीखता है। तो हमारा गोल ये नहीं कि वो हमारे सामने अच्छा बिहेव करे, हमारा गोल ये है कि वो हमारी एब्सेंस में भी अच्छा बिहेव करे। वो हमारे सामने तो प्रिटेंड कर लेगा लेकिन क्या उसने सच में वो सीखा है क्या, वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मेक श्योर कि वो एब्सेंस में भी अच्छा बिहेव करे। देन कम्स अगेन बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट। अगर आपने कोई रूल बनाया है तो वो रूल हमेशा फॉलो होना चाहिए। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि 4 दिन तो वो रूल फॉलो हुआ, कि 4 दिन तो उसने अगर कोई अब्यूसिव वर्ड यूज किया तो हमने कॉन्सिक्वेंसेस दे दिए, लेकिन फिर हम भूल गए खुद ही कि कोई वर्ड उसने अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज किया और हमने उसको डांट दिया और छोड़ दिया, कोई कॉन्सिक्वेंसेस उसको नहीं दिया, कोई हमने उसको पनिशमेंट नहीं दी। ऐसे में बच्चे को लगता है कि हाँ पूरे दिन तो ये ध्यान रखेंगे और बाद में भूल जाएंगे। तो इसीलिए वो कभी उसको सुधारता नहीं है, बस प्रिटेंड करता है थोड़े दिन ठीक बोलने का, वापस से वहीं पे आ जाता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई रूल बनाते हो तो थ्रू आउट द जर्नी फॉलो होना चाहिए, हमेशा सेम रहना चाहिए।
आई होप इट्स क्लियर फॉर ऑल द पेरेंट्स कि हम जो ये अब्यूजिव लैंग्वेज वाला पार्ट है उसको कैसे डील कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। एंड एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि देखो, यूज ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अगर हम देख रहे हैं ना, तो वो हर एक हमारे पॉइंट में कवर अप हो रहा है कि भाई हमको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम में लेना है। यहाँ पे पेरेंट्स को आई थिंक मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये नहीं होता कि हम हमारे बच्चे को मटेरियलिस्टिक चीजें खरीद के लाके दें। अगर हम हमारे बच्चे को मटेरियलिस्टिक चीजें खरीद के लाके दे रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लूज द सेंस ऑफ यूजिंग मनी और स्पेंडिंग मनी। उन्हें आगे चल के ये समझ में नहीं आएगा कि पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है, अनटिल अनलेस वो खुद कमाने लगेंगे। और तब भी लाइक देयर आर चांसेस कि उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सो हमें यूज ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में बच्चे को महंगी चीजें खरीद के नहीं ला के देनी है। यूज ऑफ पॉजिटिव इन्फोर्समेंट हमें ऐसी चीजें काम में लेके देनी है जिनमें हमारा ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा हो और बच्चे को वो कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा हो। जैसे कि चलो आपने आज ये काम किया है ना, तो आई एम हैप्पी एंड चलो लेट्स गो एंड ईट सम आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने लेके चले गए। या फिर चलो लेट्स कम टुगेदर, आज हम वॉक करेंगे एक साथ। तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, वॉक भी कर रहे हो बच्चे के साथ, आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, जो कि बहुत प्रीशियस चीज होती है बच्चे के लिए। तो ऐसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमें काम में लेने हैं। ये वर्बल भी हो सकते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू। आप पता है आज बीइंग योर मदर आई एम फीलिंग कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मेरे बच्चे ने इतना अच्छा काम किया है। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, वर्ड्स के थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रही हूँ। अगर बाय चांस हमने गलती से बच्चे के दिमाग में मटेरियलिस्टिक चीजें डाल दी हैं एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और जैसे कि बच्चा किसी भी छोटी बात के लिए जिद कर रहा है अपने फ्रेंड्स को देख के, तो हमें वहां पे एड्रेस करना है, बच्चे के दिमाग में ये सेंस डालना पड़ेगा कि वो ये चीजें करवा क्यों रहा है। क्या वो खुद उसे सच में उस चीज की जरूरत है या फिर वो अपने फ्रेंड्स को देख के कराई, ये एसेंस बच्चे के दिमाग में अब डालना पड़ेगा अपने को। कि ओके, अगर आपको बाइक चाहिए या स्कूटी चाहिए, गाड़ी चाहिए, ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि आपको क्यों चाहिए। कि पापा मेरे को आने जाने में दिक्कत होती है इसलिए चाहिए। अच्छा, आने जाने में दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती है? क्या ये दिक्कत का सोल्यूशन सिर्फ एक गाड़ी ही है? अच्छा, ऑटो में भी जा सकते हो, ऑटो भी सोल्यूशन है, पर ऑटो में फिर प्रॉब्लम क्या होती है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें कॉन्टिन्यूअसली उससे पूछने पड़ेंगे और एकदम काम रह के पूछने पड़ेंगे, ताकि उसको ये ना लगे कि मेरे पेरेंट्स जो है मेरी बात मान नहीं रहे हैं और उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आप कोई मटेरियलिस्टिक चीजें ना दें अपने बच्चे को। देन नेक्स्ट इज इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। सो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में हम वो चीजें कवर करने वाले हैं जहाँ पे बच्चे को ये नहीं लगता कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें। फॉर एग्जाम्पल के पेरेंट्स बोलते हैं मैम हर काम इसको हमें कह कह के करवाना पड़ता है, और वो कहने में भी एक बार नहीं करता है, हमें 10 बार बोलना पड़ता है तब जाके एक काम करता है। तो ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद की ना समझे। तो हमें सबसे पहले जो चेकलिस्ट में करना है वो ये है कि अंडरस्टैंड द रीजन। हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहा है किसी चीज की, वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेव कर क्यों रहा है। क्या उसने अनहेल्दी बिहेवियरल पैटर्न्स अडॉप्ट कर लिए हैं? क्या उसे ये लगता है कि ये काम ही जरूरी नहीं है, उसे समझ ही नहीं है कि ये काम जरूरी है? क्या उसे ये लगता है कि उसका काम ज्यादा जरूरी है? या फिर ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं करूंगा मेरे घर वाले भी कर देंगे अगर मैं नहीं करूंगा तो। जैसे कि एक बच्चा है, सो द किड इज इन 7th और 8th ग्रेड, 7th या 8th क्लास में वो बच्चा है। तो वो छोटी सी चीज है कि वो जब भी नहा के आएगा तो वो टॉवल और वो कपड़े जो है वो सारे बेड पे फेंक देगा, गीला टॉवल और सब कुछ। तो ये एक छोटा सा बिहेवियर है, लेकिन यहाँ पे इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। तो हमें बच्चे को सिखाना है कि बच्चा, नो यू हैव टू बेड पे नहीं छोड़ना है अपना टॉवल, इसको सुखा के आना है बाहर। और ये हमें क्लियरली उसको बोलना पड़ेगा, क्लियर एक्सपेक्टेशंस के साथ बोलना पड़ेगा। अब दिस कैन बी पॉसिबल कि बच्चा एक बार में ना सीखे, 2 बार में ना सीखे, लेकिन ये अच्छा, एक चीज आप मुझे बताएंगे कि कितनों को ये लगता है कि गीला टॉवल बेड पे डालना इज ओके? कितने पेरेंट्स को ये लगता है? तो जिनको लगता है ओके तो काइंडली टाइप ओके इन द चैट बॉक्स, और जिनको ये लगता है कि ओके नहीं है तो काइंडली टाइप नो इन द चैट बॉक्स। मैं आप सबके रिस्पॉन्स का वेट करूंगी अभी यहाँ पे।
ओके। सो काफी सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि ओके नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें ये देखनी है। मैं यहाँ पे जेंडर बायस्ड नहीं हो रही हूँ, लेकिन मैंने ये बहुत जगह देखा है कि जो फीमेल है वो इन चीजों का सिर्फ ज्यादा ध्यान रखती है, जो मेल है वो इन चीजों का इतना ध्यान नहीं रखते। अच्छा, कुछ पेरेंट्स को ये भी लग रहा है कि नो इट इज नॉट अ बिग डील। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि ये बिहेवियर एक छोटा सा है, लेकिन ये बिहेवियर आपके बच्चे को चीजें सिखाने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज से ओके हो ना कि आपके बच्चा गीला टॉवल जो है वो बेड पे रख रहा है, तो दैट मीन्स कि वो ये छोटी छोटी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कहीं ना कहीं उसको सिखाने में लैक कर रहे हो। हमें इसको अग्रेसिवली एड्रेस नहीं करना, लेकिन हमें इसे एड्रेस करना जरूरी है। यहाँ पे क्या है, टॉवल उसका है, रखा उसने है, तो उसे सेंस होना चाहिए कि वो कहाँ रख रहा है। आज अगर आप ओके हैं, सपोजिटली आपका बच्चा छोटा है और आप ओके हैं इस चीज से, जब आपका बच्चा 7th 8th में आ जाएगा, 11th 12th में आ जाएगा, और तब भी उसका ये बिहेवियर रहेगा ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू फील ओके विद इट। और ऐसा, ये तो टॉवल एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये बाकी चीजें भी हो सकती है। एक पेरेंट का इश्यू था कि मैम मेरा बच्चा सारे दिन सोफे पे बैठ के टीवी देखता रहता है, उसका वेट बहुत बढ़ गया है, लेकिन वो एक्सरसाइज करता ही नहीं है, मैं उसको कैसे एनकरेज करूँ एक्सरसाइज करने के लिए। तो अब आदत तो हमने ही डाली है ना उसको सोफे पे बैठ के टीवी देखने की घंटों घंटों, तो हमें ही चेंज करनी पड़ेगी। थर्ड इज ब्रेक टास्क इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। अब कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कि बड़े होते हैं नेचर में, अगर बच्चों के नजरिए से हम कंपेयर किए जाए, तो हमें उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है और फिर उसको मैनेजेबल बनाना है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चों को डिफिकल्टी हो अपने टास्क को मैनेज करने में। तो हमें उन्हें थोड़े थोड़े छोटे छोटे टास्क में उनको डिवाइड करना है, और बच्चे को भी सिखाना है कि हम बड़े टास्क को कैसे छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि काफी बच्चों को अपने होमवर्क को डील करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब हॉलीडे होमवर्क भी मिलने वाला है, बहुत सारा एक साथ दिखेगा उनको, लेकिन अगर वो छोटे छोटे हिस्सों में किया जाए, डेली बेसिस पे कुछ कुछ होमवर्क किया जाए, तो वो इतना बड़ा होगा नहीं। तो यही चीज हमें बच्चों को समझानी है। देन कम्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड रूटीन। अब बच्चे को एक स्ट्रक्चर और रूटीन देना पड़ेगा हमें। कैसे? कि हमारी स्कूल में अलका मैम है, एंड आई वुड लाइक टू पोर्ट्रे हर एग्जाम्पल। तो इवन कविता मैम ऑल्सो डज दिस। तो शाम का जो खाना होता है ना, वो उनके बेटे बनाते हैं। शाम का खाने से मेरा मतलब ये नहीं है डिनर। शाम के खाने से मेरा मतलब ये है कि जैसे ही मैम स्कूल से घर जाएंगे, तो वो छोटा मोटा कुछ बना लेंगे, जैसे मैंगो शेक बना लिया या बनाना शेक बना लिया, या फिर चाय बना ली और साथ में टोस्ट वो सर्व कर रहे हैं। तो वो उनकी ड्यूटी रहती है। और यहाँ पे वो क्या सीख रहे हैं कि बड़े टास्क को वो खुद कैसे मैनेज कर सकते हैं, और उनको हम एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। Then comes use of positive reinforcement. Again, that should not be at all pricey. That should not at all contain a heavier amount. Then comes open choices and autonomy. अब बहुत बार ये है कि हम हमारी बातें थोपनी नहीं है बच्चे के ऊपर, उन्हें फोर्सफुली अप्लाई नहीं करवानी है। अगर बच्चा टास्क ए करने में हैप्पी नहीं है ना, तो उसको प्रेजेंट करो टास्क बी, अच्छा चलो ये वाला मैं कर लेती हूँ, आप ये वाला टास्क करके देखो, और उन्हें चूज करने दो, उनका डिसीजन बनाने दो। लेकिन हमें उसे सिखाना ऐसा नहीं हो कि फिर दोनों ही ना करने दें। एंड नेक्स्ट कम सेट रियलिस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस। अगर वो कोई टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो हमें एक बाउंड्री रखनी है कि बेटा अगर आपने ये कंप्लीट नहीं किया ना, तो आई एम सॉरी, मैं आपको बाहर खेलने के लिए अलाउ कर नहीं पाऊंगी। तो हमें कुछ ऐसे रियलिस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस भी उसके साथ में सेट करने हैं, ताकि बच्चे को समझ में आए कि ओके देयर इज सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे रिस्पॉन्सिबली अपना टास्क कंप्लीट करना है। मैं मेरे काम के लिए खुद जिम्मेदार हूँ, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे बहन जिम्मेदार नहीं है। सो आई होप दिस हैज कवर्ड मच ऑफ द थिंग्स। हियर आई वुड लाइक टू ऐड, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं हो सकता है पेरेंट्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो कि भाई क्या लिमिट सेट करें, कैसे करें। तो जैसा कि मानसी मैम ने बताया कि प्राइस ही नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, वर्दी ऐसा नहीं हो कि बहुत ही महंगी चीजें आप उनको एज ए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हो। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको ये ध्यान रखना है कि वो कहीं ना कहीं बच्चे के उस बिहेवियर को सही करने में और हेल्प कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, हम ये चाह रहे थे कि बच्चा फोन नहीं यूज करे, अगर उसने एक्सीड किया, अगर उसने 20 से 30 मिनट अगर उसने फोन यूज किया, तो यहाँ पे हम उसको क्या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें जिससे कि वो ऐसा ना करे। तो आप उसको ये कर सकते हो
कि अगर बच्चा खेलने जाता था, अगर उसको कोई फिजिकल एक्टिविटी करने जाता था, तो वहां का टाइम आप इंक्रीज कर दो कि चलो आज आप आधा घंटा एक्स्ट्रा खेल लो, कोई बात नहीं, आप होमवर्क बाद में कर लेना। या फिर कोई ऐसी चीजें दो जिससे कि उसको थोड़ा रिलीफ भी हो और उसके लिए फिजिकली बेनिफिशियल भी हो वो। ऐसी चीज जो हम जो डिजायरेबल बिहेवियर हम चाहते हैं वो ही वहां पे प्रमोट हो रहा हो। ऐसा नहीं हो कि हम उसको और ज्यादा लेथार्जिक बना रहे हैं। हमने उसको बोला कि आप अगर इस साल फोन नहीं यूज करोगे तो अगले साल हम आपको टैब दिला देंगे। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का सही तरीका नहीं है। यहाँ पे हम जितनी मेहनत उसको एक साल ना यूज करने के लिए करेंगे, हम अगले साल वो सब बराबर कर देंगे। उसको टैब दिला के वो फिर और ज्यादा कंज्यूम करेगा। क्यों? क्योंकि वो वेट करेगा अगले साल का, और वो हमेशा उसके दिमाग में सबकॉन्शियस में यही रहेगा कि हाँ अगले साल तो मुझे टैब मिलेगा, मैं ये करूंगा। हो सकता है उसके पास लिस्ट भी हो कि मैं इतनी मूवीज देखूंगा, मैं ये गेम खेलूंगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसा कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज करें जिससे कि वो बेनिफिशियल हो उसके डिजायरेबल बिहेवियर को इम्प्रूव करने में। तो एक पेरेंट का क्वेश्चन भी था, बाइक वाला जो क्वेश्चन निमांशु मैम ने एड्रेस किया, तो वहां पे आप उनको ये फील करवाइए कि बच्चा है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसने आपके सामने ये डिमांड रखी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको ये मैसेज गया है कि हाँ उसकी डिमांड फुलफिल होगी। वरना आप एक बार खुद को सोच के देखिए, जब आप बच्चे थे, या फिर मैं अगर खुद का एग्जांपल भी लूं, तो क्या मैं मेरे पेरेंट्स के सामने ऐसी कोई अनरियलिस्टिक डिमांड रख सकती हूँ अनटिल और अनलेस मुझे ये पता हो कि वो पूरी हो जाएगी। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स को अगर थोड़ा बहुत जिद करूंगी तो वो दिला देंगे, इसीलिए वो ऐसी डिमांड रखते हैं बच्चे। या आप खुद के बिहेवियर में भी एक बार नोटिस कर सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। लास्ट जो हमारा जो कंसर्न है आज की जो वेबिनार है उसका, वो है सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी का मतलब है कि बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि बच्चे विड्रॉ कर रहे हैं, वो इंगेज नहीं होते ना किसी। हमारे घर पे कोई आता है उनसे बात करते हैं, अकेले रहते हैं, एकदम आइसोलेटेड रहते हैं। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को सोशल एंजाइटी है। उसको ये किन किन चीजों से हो सकता है, बहुत सिंपल एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ। एक मेरे पास में एक बच्चा है जिसकी काउंसलिंग चलती है, उसके साथ में प्रॉब्लम है कि उसको ये फील होने लग गया, उस जब भी वो बाहर जाता था, एक्चुअल में उसके कुछ कुछ फेशियल जो हम बोलते हैं ना कि स्किन से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे कि उसकी स्किन क्लियर नहीं थी। तो वो जहां भी जाता था ना उसको क्रिटिसाइज करते थे, पेरेंट्स भी क्रिटिसाइज कर देते थे कि मुंह धो के आया कर, और ये साफ नहीं है, तू ये लगा वो लगा, तेरी स्किन साफ नहीं है, बाहर जा रहा है कैसे दिखेगा, ये पहन ले वो पहन ले। इससे क्या हुआ, उस बच्चे को ये मैसेज चला गया कि शायद मैं अच्छा नहीं दिखता, और मैं मेरे पेरेंट्स को भी पसंद नहीं हूँ तो मैं दूसरों को भी पसंद नहीं हूँ। अब उस बच्चे ने क्या कर लिया, अपने आप को लिमिट कर लिया, वो दूसरों से मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं जो इमेज है उसकी, जो सेल्फ इमेज है, उस पर डाउट आता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता, और अगर मैं बाहर जाऊंगा तो डेफिनेटली मेरे में अंदर कमियां निकालेंगे। तो सोशल एंजाइटी का बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि बच्चे की जो सेल्फ इमेज है, जो उसकी जो अपीयरेंस है, उसको लेके कंसर्न है। या तो उसे लगता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता है, फिर उसे लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, और जब भी मैं किससे बात करूंगा तो डेफिनेटली उसको पॉइंट आउट करेंगे। एक और दूसरा एग्जांपल बताती हूँ। एक बच्ची है, वो उसने एकदम ही खुद को आइसोलेट कर लिया। बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा वेल कम्युनिकेशन है उसका, बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन अब उसने विड्रॉ करना शुरू कर दिया। अब वो बात ही नहीं करती, इंगेज ही नहीं होती किसी के साथ में, अपने स्पेस में बैठी रहती है, अपने घर पे भी अपने रूम में रहती है, बात नहीं करती। रीजन क्या हुआ कि रिसेंटली उसने थोड़ा वेट गेन करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब हर बात पे उसको वेट गेन होने की वजह से टोकने लग गए, पेरेंट्स ने, दादा दादी ने, मम्मी पापा ने, भाई बहनों ने, दोस्तों ने। दिन में उसको हो सकता है 5 से 10 बार इस बात के ऊपर टॉन्ट किया गया हो। ऐसे सिचुएशन में बच्चे को ये मैसेज चला जाता है कि क्या फायदा बात करने का, मैं अगर बात करूंगा तो घुमा फिरा के बात यहीं आ जाएगी, और मेरे वेट के ऊपर तो बात करेंगे ही करेंगे। तो उसने सबसे आसान तरीका था कि बात करना ही बंद कर दो। तो सोशल एंजाइटी मेनली होती इसी रीजन से है कि हमें हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस, या फिर हमें कुछ ना कुछ हमारी सेल्फ इमेज से रिलेटेड इश्यू होता है, और हमें लगता है कि दूसरे उसी बारे में बात करेंगे, इसीलिए हम विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उसको डील कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात आती है वैलिडेट देयर फीलिंग्स। हम क्या करते हैं,
एक पेरेंट थे जिनका सेम कंसर्न था कि बच्चा है उसको, जो मैंने अभी बताया था कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो वो बाद में है कि अब तो वो एकदम ही बहुत ज्यादा इस बात को लेके स्ट्रेस में रहता है और चुपचाप रहता है, अकेला रहता है, बाहर ही नहीं जाता, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपने कभी बच्चे से बैठ के पूछा था क्या कि जब उसको ऐसा बोला जाता है तो उसको फील कैसा होता है? तो बोले नहीं, हम तो ऐसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जैसा भी है सही है। मैंने बोला यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हमने क्या करा, यहाँ भी हम सजेस्ट कर रहे हैं, हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उसकी फीलिंग्स को निकलने तो दिया ही नहीं, हमने उससे पूछा ही नहीं कि तेरे को कैसा फील हुआ, तुझे बुरा लगा था, क्या फील हुआ, किसी को जवाब देने का क्या मन किया, क्या आंसर आ रहा था दिमाग में। तो उसकी वो सारी फीलिंग्स रिप्रेस हो गई, दब गई वो। ऐसे में फिर बच्चा डेफिनेटली विड्रॉ करेगा, आइसोलेट करेगा खुद को। इसलिए उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करो, उसको एक्सप्रेस करने दो, उससे पूछो कि कैसा फील हुआ, और उसको बोलो कि उसका ऐसा फील होना जेन्युइन है, किसी अगर उसकी जगह मैं होऊंगा तो मुझे भी ऐसा ही फील होगा। दूसरा पॉइंट, प्रोवाइड अ सेफ स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, जो हम हमेशा बात करते हैं कि अगर बच्चे को लगेगा कि मुझे बुरा लग रहा है, ये बात मैं अपने पेरेंट्स को शेयर कर सकता हूँ। जैसे अगर किसी ने उसको टीज किया, बुली किया, या फिर टॉन्ट किया स्कूल में या फिर दोस्तों में, बाहर कहीं पे भी, क्या वो आपको आके बताता है वो बात कि मेरे को आज मेरे फ्रेंड्स ने इस तरीके की बात बोली थी? अगर वो नहीं बता रहा, दैट मीन्स उसके दिमाग में ये है कि मैं ये सब बातें अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इसीलिए आप उनसे बैठ के और इन सब चीजों के बारे में बात करिए। कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए और इतना ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए कि अच्छी बुरी हर तरीके की बात बच्चा शेयर कर सके एटलीस्ट। फिर आता है टीच रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अगर जनरली ऐसा होता है कई बार, जो सोशल एंजाइटी है वो हाई लेवल पे चली जाती है, माइल्ड तो होती है लेकिन मॉडरेट या फिर सीवियर लेवल पे चली जाती है, तो बच्चा जैसे ही लोगों को फेस करता है उसको एंजाइटी होती है और वो वहां पे खड़ा नहीं रह सकता, उसको पसीने आने लग सकते हैं, पेट में दर्द होने लग सकता है, हो सकता है उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाए, हो सकता है उसे सांस नहीं आने लगे। तो इसका मतलब है उसको एंजाइटी हो रही है जो कि मॉडरेट या सीवियर लेवल पे है। ऐसी सिचुएशन में उस बच्चे को हमें रिलैक्सेशन टेक्निक सिखानी है ताकि जब कभी भी ऐसा हो तो वो खुद को रिलैक्स कर सके। कुछ ग्राउंडिंग टेक्निक्स होते हैं जो शायद हमने पिछले वेबिनार में भी शेयर करी थी, कि जो 5 सेंसेस है उसके ऊपर काम करती है, 5 4 3 2 1 के ऊपर। वो टेक्निक आप सिखा सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखा सकते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग होता है। तो इस तरीके की जो टेक्निक्स है वो आप यूज कर सकते हैं। आप इसके लिए सर्च भी कर सकते हैं और वी विल ट्राई कि हम कोई ऐसा वेबिनार रखें जहाँ पे हम सिर्फ रिलैक्सेशन टेक्निक्स के ऊपर या ऐसी कोई टूल्स टेक्निक्स के ऊपर बात करें ताकि आपको भी पता हो और आप दूसरों को सजेस्ट भी कर सके। देन कम्स ग्रेजुअल एक्सपोजर टू सोशल सिचुएशंस। अब ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। होता क्या है कि अगर बच्चा विड्रॉ कर रहा है, एंगेज नहीं हो रहा, लोगों से बात करना उसने बंद कर दिया, तो अचानक से हम चाहेंगे कि उसको शादी में ले जाए। हमारा ये रहता है कि उसको स्टेज पे ले जाए, एकदम से एक्सपोजर दे देते हैं बहुत सारा सोशल। इसकी वजह से उसका जो फियर है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये गलत तरीका है उसकी सोशल एंजाइटी को दूर करने का। बहुत ही ग्रेजुअली उसको एक्सपोजर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मुझे फोबिया है, डार्कनेस का फोबिया, मुझे ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में मेरे को अंधेरे से डर लगता है और आप ये चाहो कि मेरा डर दूर हो जाए, इसके लिए आपने मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, तो क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल भी नहीं। इससे मेरा जो डर है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसकी बजाय आप पहले मुझसे पूछ सकते हैं कि जब मैं अंधेरे में होती हूँ तब मेरे को कैसा फील होता है। धीरे धीरे मुझसे और ज्यादा डार्कनेस या फिर ऐसे अंधेरी जगहों के बारे में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मेरे को लास्ट टाइम ऐसा कब फील हुआ था। और ऐसे धीरे इमेजिन करवा सकते हैं कि आप इमेजिन करो कि आप एक डार्क रूम के अंदर हो तो आप क्या करोगे। तो हमने क्या करा, पहले उससे सिर्फ बात कम्युनिकेशन में उसको एक्सपोजर दिया, फिर हमने इमेजिनेशन में एक्सपोजर दिया, फिर धीरे धीरे उसको अंधेरे से इंट्रोड्यूस करवाया। ऐसे ग्रेजुअली हम उसका जो फोबिया है, जो फियर है, वो कम कर सकते हैं। सेम अप्लाइज हियर कि अगर उसको सोशल एंजाइटी है तो एकदम से उसको बहुत सारे लोगों के साथ में एंगेज करने के लिए मत पूछिए। इंस्टेड आप पहले उसके एक दो दोस्तों से बात करवाइए, या फिर अपने कोई बहुत क्लोज है जो फैमिली के रिलेटिव है जिसमें से कोई एक को जो उसको पसंद हो उससे बात करवाइए। धीरे धीरे उसको एक्सपोजर दीजिए। फिर एक कोई फैमिली बहुत हम वो इंटीमेट जो गैदरिंग है उसमें ले जाइए जहाँ पे 5 7 लोग हो, ज्यादा लोग नहीं हो।
फिर उसको इंक्रीज करिए। इस तरीके से धीरे धीरे उसको एक्सपोजर दीजिए। एकदम से देंगे तो उसका फियर स्ट्रांग हो जाएगा। देन कम्स मॉडल सोशल स्किल्स। अगेन, हम जैसा करेंगे हमारा बच्चा वैसा ही सीखेगा, चाहे कोई सा भी बिहेवियर हो। ऐसी सिचुएशन में आप ट्राई करिए कि आप सोशल स्किल्स को बहुत अच्छे से उसके सामने रखें। जैसे आप किस तरीके से बात करते हैं लोगों से, किस तरीके की आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, क्या, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा बच्चा, कुछ लोगों का ये भी कंसर्न होता है कि वो ग्रीट नहीं करता ढंग से, और जब भी कोई रिलेटिव आता है तो उनसे बात नहीं करता, अंदर चला जाता है। तो आप खुद भी ये मेक श्योर करिए कि जब उसके फ्रेंड्स आते हैं तब कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे। आप भी उसके दोस्त जब आए इंगेज करिए उनके साथ में, उनको बातें बताइए और चीजें उनके साथ में रखिए। देन कम्स रोल प्ले सोशल सिनेरियोज। वो ये जो ग्रेजुअल एक्सपोजर था उसी में आती है ये चीज कि पहले हमने उसको इमेजिन करवाया, अब आप रोल प्ले कर सकते हैं कि यहाँ पे सपोज करो कि हम एक वेडिंग में हैं और इस तरीके से हमें आगे, किस तरीके से हम आगे कम्युनिकेट करेंगे, क्या करेंगे। तो उसको ग्रेजुअल एक्सपोजर होगा, फिर हम उसको एक्चुअल सिचुएशन में लेके जाएं तो वो बेटर परफॉर्म करेगा। देन एनकरेज पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कि उसको हमेशा ये आदत बनवा दीजिए कि वो खुद के साथ अच्छी बात करे। जैसे कि मैं अच्छा दिखता हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, और मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मेरे लोगों के साथ बॉन्ड अच्छे हैं, और मुझे लोग पसंद भी करते हैं, मुझे मेरे पेरेंट्स पसंद करते हैं। इस तरीके की जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, वो पॉजिटिव सेंटेंसेस आप उसको आदत में लाइए कि बच्चा उसको समझे और प्रैक्टिस करे, जिससे कि उसका ये जो सेल्फ इमेज वाला पोर्शन है वो सॉल्व हो सके। आई होप कि ये वाला पोर्शन जो है वो आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है कि अगर स्कूल में बच्चे को बॉडी शेमिंग करते हैं तो एज ए पेरेंट हम क्या कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि आप उसकी ये जो प्रॉब्लम उसको रिप्रेस ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये मत बोलिए उसको कि इग्नोर कर दे। आप ये मत बोलिए उसको कि तू सोच मत इस बारे में। इससे क्या होगा, हम उसको दबा देंगे, लेकिन सबकॉन्शियसली वो हमेशा अपनी बॉडी को लेके कॉन्शियस रहेगा। हमेशा उसको रहेगा कि मैं शायद अच्छा नहीं दिखता, फिर मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है। इंस्टेड ऑफ दैट, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आप उसके बारे में बात करिए। आप उससे पूछिए कि उसको क्या फील हो रहा है, क्या बोला गया है, उसको क्या करने का मन किया जब उसको ये बोला गया था। तो सबसे पहला है कि एक्सप्रेस होने दीजिए उस चीज को। उसके बाद में आप हेल्प ले सकते हैं, वहाँ के स्कूल के जो काउंसलर्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। इन सब की हेल्प के थ्रू एक प्लान बना सकते हैं कि इस चीज को कैसे करना है। एकदम से एक दिन में वो सही नहीं होगा, आप उसको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हेल्प प्रोवाइड करवा सकते हैं। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस चीज को एड्रेस करें। अगर स्कूल में ऐसे इश्यूज हो रहे हैं तो आप पेरेंट्स, एज एज ए पेरेंट आप टीचर को ये चीज कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आप अपने क्लियर एक्सपेक्टेशंस उन्हें बता सकते हैं कि वी डू नॉट वांट आवर चाइल्ड टू फील और हैव बॉडी इमेज इश्यूज। तो आप इसके बारे में इवन अगर स्कूल में काउंसलर प्रेजेंट है तो आप उनको भी ये चीज सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर उनको ये केस रेफर कर सकते हैं। सो दैट कैन बी डील अकॉर्डिंगली। अगर किसी और पेरेंट्स के कुछ और क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो हम वो हमें चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं ताकि हम उनको फटाफट एड्रेस कर सकें। यस रामसू, आज तो बॉडी इश्यूज रियल एटलीस्ट होते वी हैं। ट्राइड। ओके, सो व्हाई डोंट वी कीप अनदर सेशन ऑन बॉडी इमेज इश्यूज, कि हम हमारे बच्चे की ऐसे बॉडी इमेज इश्यूज को एड्रेस कैसे कर सकते हैं। व्हाई डोंट वी कीप सच वेबिनार। I think it is important, and along with that, we can keep the techniques along with the same topic, कि जिससे टेक्निक्स भी एड्रेस हो जाए और ये जो इश्यू है वो भी एड्रेस हो जाए। विल ट्राई कि नेक्स्ट जो वेबिनार्स में कोई एक वेबिनार हम इस पर्टिकुलरली इसी पॉइंट को और इन टेक्निक्स को डिवोट करें। आज तो एटलीस्ट वी ट्राइड कि आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो वेबिनार के ड्यूरेशन में ही आंसर हो जाए, क्योंकि वो कनेक्टिविटी रहती है, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं उसी के बारे में आंसर तुरंत हो जाता है। और मेरे ख्याल से काफी सारे क्वेश्चंस कवर अप भी हो चुके हैं। सो यस। अगर इवन दो, क्योंकि टाइम एक्सीड हो चुका है, अगर आपके क्वेश्चंस यहाँ पे कवर नहीं हुए, सो आई वुड रिक्वेस्ट आवर टीम टू ड्रॉप द लिंक ऑफ व्हाट्सएप कम्युनिटी दैट वी हैव मेड, और आप उस कम्युनिटी के लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप कम्युनिटी
जो हमने क्रिएट करी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और वहां पे आप अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। जो भी आज के सेशन की पीपीटी है हम वहां पे ड्रॉप कर देंगे। सो आपको ये सारा डेटा वहां पे अवेलेबल होगा। उसी के कम्युनिटी के थ्रू आपको पता चल सकता है कि हमारा नेक्स्ट वेबिनार कब होने वाला है। ऑब्वियसली दैट इज क्वाइट स्पेसिफिक कि हर संडे को होने वाला है, बट किस टॉपिक पे होने वाला है, कौन स्पीकर रहने वाले हैं, सारी इंफॉर्मेशन उस पे अवेलेबल है। सो आप वो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कम्युनिटी। आई थिंक किरण मैम ऑल द क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड। हाँ, आई थिंक राम सर का जो अभी भी क्वेश्चन है, तो राम सर, आई वुड सजेस्ट कि इफ you feel comfortable, you can visit school and we can sit together and we can talk about it कि how we can proceed further, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे से भी मिल सकते हैं, बच्चे को भी बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट लिमिटेड टाइम में सारे सिनेरियो को समझना मुश्किल है कि क्यों वो ऐसा कर रहा है, क्या उसकी डिमांड है, कहाँ से आई, कैसे हुआ, अब उसको सॉल्व कैसे करना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्यों ना किसी दिन स्कूल विजिट करके एक बार हमसे मिल लीजिए, ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जो एक और क्वेश्चन था कि हाउ टू मोटिवेट द किड्स टू फॉलो द रूल्स इवन इन आवर एब्सेंस, तो अभी हमने पूरे वेबिनार के थ्रू आउट ये बात करी थी कि हम ये नहीं चाहते कि बच्चा सिर्फ हमारे सामने प्रिटेंड करे, हम चाहते हैं कि बच्चा जेन्युइनली उस बिहेवियर को समझे और अडॉप्ट करे। तो ऐसे सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको लर्न ही हम करवा दें पॉजिटिव बिहेवियर। अगर उसने पॉजिटिव बिहेवियर लर्न कर रहा है तो चाहे आप सामने हो ना हो, वो वैसा ही करेगा। एग्जैक्टली क्योंकि ये सिर्फ बात बिहेवियर को सीखने की है, और बिहेवियर एक ऐसी चीज है जो कि सीखने के हेल्प से किया जाता है हमेशा। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हमेशा हम पहले कोई चीज सीखेंगे और फिर उसको एक्शंस में लेके आएंगे, ये श्योर है। तो हमने थ्रू आउट द सेशन यही बात करी है, जो कि आपको हेल्प करेगा, आपके बच्चे को हेल्प करेगा एक पॉजिटिव बिहेवियर सीखने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो क्यूआर कोड आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप उसको भी स्कैन कर सकते हैं और उसके थ्रू भी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय, राइट Yes, किरण मैम? definitely. We are ऑलरेडी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वेबिनार, कि ताकि हम फिर से आप लोगों के साथ में बैठ सके। ये मुझे लगता है अभी पहले ऐसा होता था कि 1 घंटा वो था, अब आप लोगों से इतना कनेक्शन बिल्ड हो गया और इतने सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, बात हम करते जाते हैं, इन डेप्थ बात होने लग जाती है। तो वो देखिए 5:30 के आसपास टाइम एक्सटेंड हो ही जाता है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं। इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर श्योर। तो हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत जल्दी आपके साथ में एक और रिलेटेबल टॉपिक लेकर आए और बात करते हैं। So thank you so much, parents, for being here, for being so patient. And as I can see, maybe 35 participants are there, even though it is 5:30. So thank you for listening out, and thank you. I hope कि जो हमने आज टेक्निक शेयर करी है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी, and we will meet you in the upcoming webinar in the upcoming Sunday. Thank you so much for Thank your you so presence. much, everyone. Thank you so much for being here and hope to see you soon.